गुड इवनिंग सर। आप सबको नमस्ते। और मेरे ख्याल 5-7 मिनट रुकते हैं, अभी 30 लोग हुए। Can anyone guide me how? I mean, why I'm not showing on the screen? क्यों How स्क्रीन can I में क्यों नहीं आ रही, क्यों भरा क्या स्क्रीन में कुछ रास्ता है? स्टार्ट द वेबिनार। बस ये कि हमारा स्पीकर साहब को बिना देखे हुए उनका सुनेंगे, ये कुछ एक चमत्कार फील होगी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम तो उसमें कुछ मतलब कर नहीं सकते हैं, तो स्टिल दे विल स्टार्ट। तो आई लाइक टू वेलकम ऑल आवर मेंबर्स हु हैव जॉइन्ड द मीटिंग वेबिनार टुडे। आज हमारा थोड़ी सी प्रोग्राम में थोड़ी सी रिशेड्यूलिंग हो रही है, और हमारा इंडियन बैंक की जोनल हेड को आज चीफ गेस्ट जोड़ना चाहिए था, लेकिन वो आज लखनऊ मीटिंग में है। हो सकता है वो अगर ज्वाइन भी करेंगे तो लेट ही ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनके टाइम पे नहीं रहेंगे। और हमारा जो चेयरमैन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के चेयरमैन विवेक अस्थाना जी है, वो एक्चुअली एसी है और फरुखाबाद में उनका आज मीटिंग लगी हुई है, तो इसलिए वो भी हो सकता है लेट जाए। तो इसलिए दो जो आइटम है हमारा स्कीकअप होगी फॉर द टाइमिंग, और जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो उनसे फिर हम लोग सुनेंगे। तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ, और हमारे स्पीकर साहब को भूपेंद्र साहब को पिछले बार हमने सुना था, भूपेंद्र जी को भी हमने सुना था पिछले बार। के लग रहे हैं सी में 16 के 4 लग रहे हैं सी में, तो टोटल इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 56 लग रहा है। अब निकाली। हाँ, तो ये आ गया 28, 28, 24। दिन में कितना है? दिन में कितना देना है? तो आप अपने अपने माइक बंद कर दें, अपने माइक बंद कर, स्पीकर को छोड़ के बाकी सब माइक अपने बंद कर दें। तो अभी एक्चुअली कुछ हम लोगों को आजकल वैल्यूज की कुछ टेंशन आजकल चल रही है। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लोगों का ये मन में डर है कि कहीं ना कहीं वैल्यूज की काम हाथ से छीन जाएगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल वैल्यूएशन काम करेगा। लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ तक ऐसा है कि कल अभी हमारा काफ़ी लोगों से डिस्कशन हो रही थी, ऐसा कुछ है नहीं। तो लेकिन लोगों कहना कि करीब 3-4 साल बाद इंडिया में लागू हो जाएगी, लेकिन इतना संभव नहीं है, क्योंकि बैंक जो है वैल्यूएशन करवाती थर्ड पार्टी से करवाती है, तो बैंक अपने आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वैल्यूएशन नहीं करेगी। तो फिर भी वो चिंता का विषय लोगों रही है। अगर हम कोशिश करेंगे कि आगे कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर और क्या उसमें इफेक्ट पड़ेगी वैल्यूएशन, अगर कोई स्पीकर हमारा तैयार हो तो उस पर भी हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। कुछ वैल्यूअर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी हो रही है कि हम लोग का जो बैंक अथॉरिटी है, कुछ साल पहले हमको एजीएम डीजीएम भी रेस्पेक्ट देते थे, आजकल नहीं दे रहे हैं। उसके बारे में कहना चाहूँगा, रेस्पेक्ट हमारा अपने हाथ में है, तो हम जैसे अपने रेस्पेक्ट को बढ़ाएंगे घटाएंगे हमारे हाथ में, तो इसलिए हमको उस वजह से काम करनी चाहिए। जब पहले जैसे एजीएम डीजीएम को रेस्पेक्ट करते थे, आज भी करेंगे, कर भी रहे, आगे भी करेंगे। तो इसलिए हम अपने आप को क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी है, ताकि हमको बैंक अथॉरिटी से हमको रेस्पेक्ट मिले। बाकी दूसरी बात यह है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, आपको मालूम है कि हम लोग को फाइल हुई है, लेकिन 9 अगस्त को जो डेट थी वो सभी डेट 23 अगस्त को शिफ्ट हो गई है। तो लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो SLP है वो पड़ी है। आनंद सिंह अगर होंगे तो कुछ बताएंगे। आज उपाध्याय जी हमारा बाहर गए हुए, कानपुर में नहीं है, तो इसलिए वो रहेंगे नहीं। अगर होते तो आज उसके बारे में कुछ बताते। और आज जो है सभी मेंबर को, सभी चेयरमैन सेक्रेटरी को अपने अपने सेंटर की मेंबर्स की लिस्ट और मेल आईडी सभी भेज दी गई है। और सबसे अनुरोध है कि अपने अपने ग्रुप में जो मेंबर है उनको अपने ग्रुप में ऐड कर दी जाए, और जो मेल आईडी या एड्रेस और कोई करेक्टेड हो वो हमको वापस कर दे। अभी हम देखा 3 जो सोविनर उन्होंने भेजा था, 3 सोविनर वापस आ गई है ड्यू टू द मिस एड्रेस। तो इसलिए इसका मतलब ये तीनों को मैं बाद में वो तीनों का नाम बता दूंगा आप उनको फ़ोन करके। तो आप लोग अपने अपने जो एड्रेस है, मेल आईडी है, सभी हमको दोबारा करेक्शन कर भेज दीजिए। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम लोग भेजिए आरडीएफ की तरफ से, तो आप सभी भर के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भर दें। हम लोग जो रेवेन्यू बोर्ड के लिए यूपी में लगे हुए हैं कि रेवेन्यू बोर्ड में हम एम्पेनल कराने के लिए, तो वो काफ़ी आगे प्रोसेस चल रही है। तो इसलिए यूपी का तो लिस्ट सबसे पहले हमारे पास आ जाना चाहिए, और यूपी के बाद हम उड़ीसा उत्तराखंड में आगे प्रोग्रेस में चल रही है, तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे। तो लेकिन ये कि जिनके पास
जो आज सबको मेल हो गई है टू द सेक्रेटरी, सभी को मेल हुई है और कॉपी टू चेयरमैन। तो चेयरमैन सेक्रेटरी सबको रिक्वेस्ट है कि अपने अपने मेंबर से बात करके अपना एड्रेस, मेल आईडी पूरा डिटेल वेरीफाई करके हम लोग हेड क्वार्टर को अपना मेल से भेज दीजिएगा। तो इतना हम कहना था। आज क्योंकि डीजीएम साहब है नहीं और बीपी कस्तरा जी हो सकता लेट ज्वाइन करेंगे, तो इसलिए अभी रमाकांत यादव जी को हमारा सेक्रेटरी साहब ही नहीं है, उनके जगह पे हमारे जॉइंट सेक्रेटरी ललितकांत मिश्रा जी साथ देंगे। तो मैं रमाकांत यादव से अनुरोध करूंगा, हमारे भूपेंद्र सिंह साहब गाजियाबाद से जो आज का हमारा स्पीकर है, उनका इंट्रोडक्शन करें ताकि स्पीकर साहब हमारा आगे अपना खुद बता सके। यादव जी। थैंक यू दास साहब। आज के स्पीकर ये भूपेंद्र प्रताप सिंह है, वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वैल्यूअर ऑफ मॉर्गेज वैल्यूएशन एक्सपर्ट, बेस्ट वैल्यूअर ऑफ यूपी, and he is a recipient of first prize in service sector of MSME Uttar Pradesh. He is also recognized by Director of Industries and received appreciation letter from Director of Industries and EP government. He is also academician, faculty member of various institutions such as MIT, IP University, and visiting faculty of other institutions. And he is also a paper setter of various examinations and member of insolvency board, and he also providing services to public sector banks and ये बहुत सारे बैंकों को ट्रेनिंग भी दिए हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने इंडियन बैंक को के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी है। तो आज के जो स्पीकर हैं यह मल्टी डायरेक्शनल मैकेनिशियन, इंजीनियर, यह सब सर्व प्रतिभा और सर्वगुण संपन्न हमारे आज के स्पीकर हैं। और ये हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि ये हमारे बीच में ये बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव लेक्चर जो है डिलीवर करेंगे। तो ये उनका बहुत ही ब्रीफ एक बायोडाटा हमने आपको बताया। तो मैं चाहता हूं कि सिंह साहब अपना जो है लेक्चर या स्पीच डिलीवर करें। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू मिस्टर यादव, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स। और हमारा लेक्चर नहीं है ये, हमको लगता है एक डिस्कशन होगा, हम सभी पार्टिसिपेट करेंगे, वी विल लर्न फ्रॉम ईच अदर। वैसे तो आज का टॉपिक है नेविगेटिंग द 3 phases of the business life cycle, how valuation service providers can sustain growth and profitability. Actually, every business, every industry has 3 phases in their life cycle. First phase is leaders phase, second phase is followers phase, third phase is laggards phase. तो अपनी इस वैल्यूएशन इंडस्ट्री किस फेज में है उसमें जाने से पहले मैं थोड़ा सा बैंकिंग का ब्रीफ देना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग मोस्टली हमारा बिजनेस मैक्सिमम वैल्यूएशन का बिजनेस जो हमारे एआईबीए के पोर्टफोलियो में जो लोग मेंबर्स हैं वो बैंक ही हैं। तो बैंक के अलावा कॉर्पोरेट्स के वैल्यूएशंस कर नहीं सकते, क्योंकि कंपनीज एक्ट में कॉर्पोरेट्स के डिफरेंट पर्पसेस जो वैल्यूएशन के हैं वो वही कर सकते हैं आईबीआई लिस्टेड वैल्यूज। तो हमारे पास जो वैल्यूअर्स हैं, हमारा जो डोमेन है एआईबीए के वैल्यूअर्स का, वो बैंकिंग वैल्यूएशन है, स्पेशली मॉर्गेज पर्पस। मुझे लगता है कि 90% से ऊपर बिजनेस यही से आता है, बाकी बहुत कम टैक्स एक्ट में या डिफरेंट अन्य पर्पस से जो वैल्यूएशंस आते हैं बहुत कम ही आते हैं मेरा ख्याल है। तो हम पहले अपनी बैंकिंग हिस्ट्री, पर्पस ऑफ वैल्यूएशन समझने की कोशिश करें, देन आई विल कम टू दैट आवर 3 phases. एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न बैंकिंग इंडिया में प्लासी की लड़ाई के बाद मीर जाफर या ने जब क्लाइव लाइड ने जीता और ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई इंडिया में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और यूरोपियन ट्रेडर्स के लिए
मॉडर्न बैंकिंग स्टैब्लिश इंडिया में फर्स्ट टाइम 1770 में, और पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। खैर वो बहुत ही जल्दी बंद हो गया। जो कंटिन्यूअसली रनिंग बैंक है इंडिया में वो करीब 200 साल से ऊपर चल रहा है, वो है हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1806 में ये बैंक ऑफ कैलकाटा के रूप में स्टैब्लिश हुआ था। 1809 में इसका नाम कन्वर्ट होकर बैंक ऑफ बंगाल हो गया। फिर 1921 में इंपीरियल बैंक में इमर्ज हुआ एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस 1955 में इस बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। तो द लॉन्गेस्ट बैंकिंग हिस्ट्री जो है इंडिया में, जो रनिंग बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सिंस 1806। तो बैंकर्स जब अपनी लेंडिंग करते थे, पहले इनके मैनेजर्स ही फॉरवर्ड के एसेट्स देखते थे जो उनको मॉर्गेज प्लेस होती थी, तो वही उनका अपना एक असेसमेंट करते थे। अगर आप पिछली सेंचुरी में जाएंगे, 1995 के आसपास की बात करेंगे, उस समय तक या 19 थोड़ा और पीछे जाएंगे, बैंक के मैनेजर्स खुद ही वैल्यू करते थे। बाद में जब कुछ दिक्कतें आई तो वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दूसरों पे शेयर करने के लिए उन्होंने अपने हिसाब से बैंकर्स अपने मन से ब्रांच मैनेजर किसी इंजीनियर को, किसी आर्किटेक्ट से ओपिनियन ले लिया करता था अपनी ओपिनियन को वैलिडेट करने के लिए। इसका कोई स्ट्रक्चर्ड रोल नहीं था वैल्यूअर्स का। उन्होंने किसी इंजीनियर को बुला के कुछ असेसमेंट किया, किसी वैल्यू का उन्होंने कहा 20 लाख का है, और इंजीनियर को बुला करके अपनी वैल्यू को वैलिडेट कराते थे, सो दैट अपनी रिस्पांसिबिलिटीज को थोड़ा डाइल्यूट कर दें। और आपको जान के सरप्राइज होगा, 2007 से पहले तक कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं था कि कौन वैल्यूअर होगा। फर्स्ट टाइम 2002 में सरफेसी एक्ट आया। सरफेसी एक्ट में ये कहा गया, मेंशन किया कि जब अपनी प्रॉपर्टीज को डिलीवर करेंगे आप, और बेचने से पहले जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा वो 2 बैंक के अप्रूव वैल्यूअर से वैल्यूएशन कराएगा। और इस एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं किया गया हु विल बी द वैल्यूअर। उसने सिंपल से ये कहा था कि अप्रूव वैल्यूअर वो होगा जो बैंक का बोर्ड अप्रूव करेगा। लेकिन सरफेसी एक्ट में भी कहीं डिफाइन नहीं हुआ कि वो वैल्यूअर होगा कौन, सिविल इंजीनियर होगा, कि आर्किटेक्ट होगा, या कौन होगा। फर्स्ट टाइम 2007 में आरबीआई ने अपना सर्कुलर नंबर 224 2006-2007 का जनवरी में लाए। उन्होंने बैंकों को सजेस्ट किया कि उनके पास एक स्ट्रक्चर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी ऑफ वैल्यूएशन होनी चाहिए, और उसमें उन्होंने पहली बार सजेस्ट किया कि उनकी अपनी बोर्ड अप्रूव्ड वैल्यूएशन पॉलिसी होगी, और उनका अपना एक बुक रजिस्टर्ड होगा वैल्यूअर्स का, और वैल्यूअर्स की क्वालिफिकेशन के बारे में उन्होंने एडवाइस किया आरबीआई ने। उसमें कुछ मैंडेट नहीं किया, कंपल्सरी नहीं किया। उसने कहा currently take into the consideration of the qualification prescribed in the Wealth Tax Act। उसने कहा अपने हिसाब से उसमें ये कंसीडर कर सकते हैं जो वेल्थ टैक्स एक्ट है। लेकिन बैंकर्स ने उसके बाद हर बैंक ने सरफेसी के लिए उन्होंने मैंडेटरी कर लिया कि जो वेल्थ टैक्स एक्ट का वैल्यू होगा वही सरफेसी का वैल्यू होगा, whereas it is not mandated in the सरफेसी एक्ट। उन्होंने सिंपल सा कहा था बैंक चाहे तो वेल्थ टैक्स एक्ट में जो क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड है उसको देख करके बना। 2007 के बाद से उन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाए। उसके बाद बैंक्स ने अपनी अप्रूव पॉलिसी हर साल रिलीज करते हैं, हर बैंक अपनी वैल्यूएशन पॉलिसी, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन पॉलिसी हर साल रिलीज करते हैं। तो हम जनरली उसके बाद से ही अप्रूव वैल्यू कॉन्सेप्ट आया और बैंक्स ने अपना लिस्ट बनानी शुरू की विद प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस, जो वेल्थ टैक्स एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस हैं। 176। तो इनिशियली 2007 से पहले बैंक्स में जो वैल्यूअर थे बना के दिया था ना, सब वो बैंक्स की अपनी विंग्स पे थे। उन्होंने आर्किटेक्ट्स को भी रखा था, सिविल इंजीनियर्स को भी रखा था, किसी को भी रखा था। या कुछ बैंक्स का स्ट्रेंज आपको जान के आश्चर्य होगा कि कॉर्पोरेशन बैंक का 2007 से पहले जो पॉलिसी थी, उनमें आर्किटेक्ट्स वर नॉट एंटाइटल्ड टू वैल्यू द एसेट। 2007 के बाद बैंक्स उन्होंने कहा कि अपनी पॉलिसी लाई और वेल्थ टैक्स एक्ट से आप गाइडेंस ले सकते हैं। उसके बाद से फिर सबने करीब
प्रिस्क्राइब की अपनी क्वालिफिकेशंस। अब तो बैंकों ने और बहुत सारी क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब कर दी, जिससे उन्होंने अभी आपने देखा रिक्स की मेंबरशिप जरूर हो जाएगी, के वैल्यूज को उन्होंने कहा भेजेगा, रिक्स का मेंबर सचिन मिश्रा को भेजेगा। किसी ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कॉपी टू चेयरमैन उसको मेंटल टेस्टिंग वगैरह की जरूरत नहीं है। अभी एसबीआई की लिस्ट कर दी, तो हर बैंक ने अपने बहुत सारे बना दिए, बट बेसिकली विद द एग्जैक्ट की वैल्यूज जो है बैंकिंग में वैल्यूएशन कर दी। So we come to our three phases of relevant service sector industry. हर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री है, सबकी एक लाइफ साइकिल है। इनिशियल लीडर्स स्टार्ट करते हैं, फॉलोअर्स उसमें फिर एंटर करते हैं, इस तरह से हमारी लाइफ साइकिल है। हमारी बिजनेस वैल्यूएशन इंडस्ट्री की जो लाइफ साइकिल है, हमको लगता है 2 लाइफ साइकिल हम क्रॉस कर चुके हैं। इनोवेटर्स होते हैं जो इनिशियली सेक्टर में एंटर किए आज से 25-30 साल पहले, जब इवन क्वालिफिकेशन भी नहीं प्रिस्क्राइब किया, 2007 से पहले 2000 से पहले आए, दे वेयर द इनोवेटर्स, वो इस इंडस्ट्री में आए और उन्होंने क्वालिटी सर्विसेज दी और दे हैव अर्न द प्रॉफिट। उनके पास बैंकर्स फीस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, they were getting good fees and they were giving proper services, and at that time those were generally government retired engineers थे, mostly जो गवर्नमेंट से रिटायर हो गए, they had wide experience of life। इसलिए देखा जाए तो valuation is not a rocket science, it is just a subject of common sense, integral part of our activity। हम जैसे कपड़ा खरीदते जाते हैं, कपड़े की क्वालिटी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, 4 जगह इंटरोगेट करते हैं, उसके बाद हम खुद जज करते हैं कि इस कपड़े की क्या कीमत होनी चाहिए। 15 अगस्त के बाद 15 अगस्त के बाद At भेजो, every stage you are valued। अभी भेजो। अगर हम टैक्सी भी कर रहे हैं, हायर कर रहे होते हैं, तो हम पहले वैल्यू करते हैं कि हमारा कितना टाइम लगेगा, हमारा कितना पैसा लगेगा, ओला जाने लगेगा, उबर जाने लगेगा। I mean we immediately process in our mind। वो क्या हो वैल्यूएशन इज नॉट इन आज के रॉकेट रेट में जो साइंस। बैलेंस देते तो हैं, इनिशियली जो वैल्यूअर्स हमारे इस प्रोफेशन में आए, वो लोग जनरली रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, 60 साल की सर्विस पूरी करने के बाद दे वर क्वाइट मैच्योर ह्यूमन बीइंग। तो उन लोगों ने इस प्रोफेशन की इनको 20 शुरुआत का की, डेट दे दो। इनिशियल स्टेज पे थे, उन्होंने कंपटीशन कम था, दे डिड गुड बिजनेस, और चूंकि उनको सफिशिएंट फीस मिल रही थी, दे वर डूइंग प्रॉपर रिसर्च इनटू द प्रॉपर्टी। और ये पहला फेज था, लीडर्स का फेज था। उसके बाद लुकिंग इनटू देयर प्रॉफिट्स, लुकिंग इनटू दिस बिजनेस, बाकी फॉलोअर्स ने इस प्रोफेशन में एंटर किया। और जनरली ये 2007 के आसपास जब ये स्ट्रक्चर बना कि सब क्या क्वालिफिकेशन होगी, बैंक अपना रजिस्टर रखेंगे, फिर वो अपना एक पैनल रखेंगे, उसके बाद लीडर्स के प्रॉफिट्स को देख करके फॉलोअर्स एंटर हुए। इससे असर ये पड़ा कि प्रॉफिट मार्जिन में कमी आई क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया, बट इससे क्वालिटी इतनी डिटेरियोरेट नहीं की। पीपल वेयर डूइंग स्टिल बिजनेस, बट मार्जिन्स या प्रॉफिट्स या वैल्यूएशन फीस स्क्वीज की। हमारी हरी रघुवती और हाँ जी, थर्ड रघुवती फेज जी। है लैगार्ड्स का, जो इधर अभी फोटो हम है। लोग, मुझे लग रहा है इस इधर बैठिए इस वाली। पिछले 4-5 साल से इस फेज में एंटर कर चुके हैं, जहाँ पे फिर हाजिर लगा लीडर्स और फॉलोअर्स के हो गया था। सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री सरकारी डिपार्टमेंट का आदमी ऐसे ही है, सरकारी डिपार्टमेंट में पागल कर इंडस्ट्री को कौन आ रहा है? वहाँ अभी कोई कौन? नजर आता है कि हम लोग बिजनेस एंटर ऑब्वियसली लोग करेंगे, इट्स ओपन फील्ड। ये फेज होता है थर्ड फेज बिजनेस लाइफ साइकिल का, जो लैगार्ड्स का फेज होता है, लैगार्ड्स एंटर करते हैं। इस फेज में सबसे बड़ी मुश्किलें कौन आ ये रहा है? आती हैं कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस शुरू हो जाती हैं, झूठ कंपटीशन होता है, लोग अपने आप बिजनेस को ग्रो करने की अपनी फीस को रिड्यूस करना शुरू करते हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस सिक्योर करने के लिए।
बिजनेस प्रोवाइडर्स को एल्योर करते हैं और अनएथिकल प्रैक्टिसेस जैसे उनको रिश्वत देना या अपनी फीस को ड्रास्टिकली रिड्यूस करना। तो ये थर्ड फेज में होता है लैगार्ड्स के केस में। और हमारा जो वैल्यू सर्विस इंडस्ट्री है, मुझे लगता है कि इस थर्ड फेज में हम एंटर कर चुके हैं। इसीलिए हमारी फीस, इवन मैं बहुत पुराने गवर्नमेंट जॉब में रहा हूँ, बट मैं करीब 15 साल पहले इस प्रोफेशन में आया 2008 में। 2008 में हम प्रॉपर्टीज डिफरेंट बैंक्स 50,000 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फीस देता था जिसपे हम लेते थे। आज 15 साल बाद 2,500 रुपए देने को तैयार नहीं, लोग 2,500 में दे रहे हैं। अभी सेंट्रल बैंक की अपनी फीस देने को नहीं तैयार है, जो अभी भी उसकी फीस मैक्सिमम 50,000 है। लेकिन अभी मेरे कुछ बैंकर्स ने कहते सर आप हमको तो 3,500 में ब्यूरो मिल गया है, तो फ्लैट रेट पे कर रहा है, तो हम क्यों आएंगे आपके पास? इट इज अप टू यू, आई कांट से एनीथिंग। और मैं उनको भी नहीं कुछ कह सकता जो लोग इस अपनी प्रिस्क्राइब्ड फीस से कम पे तैयार हो गए। तो ये इस फेज का ही असर है कि लोग बिजनेस प्रोक्योर करने के लिए अपनी खुद की फीस को कट करेंगे, बिजनेस प्रोक्योर करने के लिए अनएथिकल प्रैक्टिसेस करेंगे। तो बेसिकली मेरा कहना है हम इस फेज में सस्टेन कैसे करें। इस फेज में सस्टेन करने के लिए कष्ट तो होगा हमें, लेकिन हमें कुछ डिसाइड करना होगा एथिकली कि हम इससे कम पे काम नहीं करेंगे। या बैंक में, जैसे मैं फाइट कर जाता हूँ कभी कभी। अभी मैंने एक यूको बैंक के लिए एक असाइनमेंट किया, उन्होंने खुद बुलाया, असाइनमेंट दिया, मैंने कर लिया। उनके फॉर्मूले से उसकी फीस 25,000 आती थी, मैंने 25,000 चार्ज किया, उन्होंने 15,000 का पेमेंट कर दिया। तो मैंने उनको मेल किया, हमने कैसा कि उन्होंने कहा जनरली वी मेक पेमेंट 12 to 15,000 इन सच केसेस। तो मैंने इमीडिएटली मेल किया, दिस इज tantamount to corrupt practice. Nobody is authorized to arbitrarily reduce by fees. बैंक के आपके बोर्ड ने फीस प्रिस्क्राइब की, only bank is authorized to reduce the fees. Kindly release the balance fees, else we'll escalate the matter. दूसरे दिन उन्होंने बैलेंस फीस पे कर दिया। मेरा कहने का मतलब इस फेस में ये हमको फेस करना पड़ेगा और हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे, कम पे करेंगे या नहीं करेंगे। और दूसरा, जैसे अभी दास साहब ने शुरू में कहा, टू गेन द रिस्पेक्ट, हमें अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी। इस फेज में लीड करने के लिए, अपनी फीस को कमांड करने के लिए हमें इनोवेट करना होगा। या जो कुछ भी हम कंक्लूड करते हैं वैल्यू, हमें उसकी कोई बेसिस देनी होगी। जस्ट वी कैन नॉट से कि हम 4 लोगों से मिले और वहां पे ये रेट चल रहा है और हम ये कह दिए। हमें जो कुछ भी हम कंक्लूड कर रहे हैं उसके फेवर में अपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे। जस्ट नॉट हम भरते चले जाते। जैसे मैंने देखा है कि कॉलम आता है हमारे वैल्यूएशन रिपोर्ट्स में, लोकेलिटी हाई क्लास, मिडिल क्लास, पुअर क्लास। अब हम जनरली विदाउट एनी जस्टिफिकेशन अपना जो परसेप्शन समझते हैं, मिडिल क्लास लिख देते हैं, पुअर क्लास लिख देते हैं या हाई क्लास लिख देते हैं, जो हमको परसेप्शन समझ में आता है विदाउट नोइंग द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ द लोकेलिटी। हमें ये नहीं पता है कि उस सोसाइटी में किस इनकम ग्रुप के लोग रह रहे हैं, या इनकम स्ट्रक्चर क्या है, या मिडिल क्लास का क्या इनकम स्ट्रक्चर होना चाहिए, या पुअर क्लास के नीचे पुअर क्लास का स्ट्रक्चर है, या हाई क्लास क्या है। जनरली आई सी पीपल से, मतलब उनका परसेप्शन है मिडिल क्लास, हाई क्लास, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है। वी कैन कोरोबोरेट, हम मिडिल क्लास कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। लाइक जस्ट एक एग्जांपल हम सभी जानते हैं, हर एरिया के सर्किल रेट्स प्रिस्क्राइब्ड है। सर्किल रेट्स में अगर किसी लोकेलिटी, किसी सिटी, किसी कस्बे में मीडियन सर्किल रेट हो रहे हैं, जो मीडियन सर्किल रेट होगा हम उसको मिडिल क्लास मान सकते हैं। और मीडियन से 25% अपर, 25% डाउन, इस रेंज को हम मीडियन सर्किल रेट की जो रेंज है, जो लोकेलिटी है, दैट इज मिडिल क्लास। मीडियम रेंज से नीचे की है
वो पुअर क्लास, मीडियम रेंज से ऊपर की जो हाई क्लास, उस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। एंड वी कैन मेंशन इन रिपोर्ट लाइक इन दिल्ली को ए बी सी डी ई एफ जी एच कैटेगरीज में एमसीडी ने कैटेगराइज कर रखा है। हम देखते हैं हमारी प्रॉपर्टीज किस कैटेगरी में आती है। ए बी हाई क्लास, सी डी ई एफ मिडिल क्लास, जी एच लोएस्ट कैटेगरीज हैं, लोअर क्लास कह सकते हैं। हम देखते हैं जी और एच कैटेगरी की प्रॉपर्टीज को भी हम लिख देते हैं मिडिल क्लास ऑफ कैटेगरीज। आई मीन वी हैव टू, इफ वी आर सेइंग समथिंग वी हैव टू हैव सम आर्गुमेंट फॉर दैट। तो बेसिकली हमें इनोवेट करना है, या हम किसी वैल्यू पे अराइव हो रहे हैं, हम क्यों हो रहे हैं, उसका कोई बेसिस होना चाहिए कि साहब यहाँ पे सर्कुलेट ये चल रहा है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज जो रिसेंट सेल हो रही है इस प्राइस पे सेल हो रही है, या ग्रे मार्केट, आई मीन मार्केट में जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स पे जो आस्किंग प्राइसेस हैं वो ये हैं। आस्किंग प्राइसेस आर नॉट द फाइनल प्राइसेस। और दूसरा जो आस्किंग प्राइसेस हैं, मार्केट में ट्रेंड है आस्किंग प्राइसेस, ये फ्रीडम देता है प्रॉपर्टी पोर्टल कि ये ऑल वाइट प्लस यानी कच्चे और पक्के दोनों के क्वांटम को जोड़ करके वो वैल्यू वहां पे कोट होती है। वेयर जब हम वैल्यू करते हैं, हम वैल्यू बैंक के लिए करते हैं, बैंक का मकसद सिर्फ ये जानना होता है कि अगर उसको जरूरत पड़ी, लोन फेल हुआ, वो बेचेगा तो उसको कितना मिलेगा। We have to have this in our mind. So we can, मतलब इन सारी चीजों को कोलैट करने के बाद हम अपना एक बेसिस, अपना एक आर्गुमेंट दे सकते हैं कि हम किस चीज पे हम जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। सर्किल रेट ये है, प्रॉपर्टी पोर्टल्स पे रेट ये है, और जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस अगर हमें पता चल पा रही हैं, रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस क्या, जनरली वो लोअर साइड पे, जनरली नॉट ऑलवेज, वो सिर्फ सर्किल रेट पिता के लिए होती है। उसके बाद हमने 4-5 शो कोट करने के बाद हम उसमें किसको मोस्ट फेवरेबल पा रहे हैं और क्यों पा रहे हैं, वी कैन। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि इस फेज में, जो थर्ड लेगार्ड फेज में हमारी सर्विस इंडस्ट्री इस समय चल रही है, जहाँ पे फियर्स कंपटीशन है अमंगस्ट ऑल ऑफ अस, हर आदमी दूसरे का बिजनेस सिक्योर करना चाहता है और बुक बाय बुक कर प्रो, तो हमें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। अगर इसको नेविगेट करना चाहते हैं, इसमें निकलना चाहते हैं, हमें पहली बात कर प्रैक्टिसेस में नहीं इन्वॉल्व होना होगा, या दूसरा बैंकर्स क्या चाहते हैं हमें इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। हमें अपना इंडिपेंडेंट माइंड बोलना है, हमारा जो दिमाग कह रहा है हमें वो बोलना है। एंड वी हैव टू एक्सप्लेन, अगर वे कुछ कहते हैं तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम ऐसा क्यों समझ रहे हैं, और वो अगर समझ रहे हैं तो या वो आर्ग्यूमेंट हम तो ऑफिशियली लिख के देते हैं। और हम अल्टीमेटली कुछ ऐसे केसेस में आए जब मैंने उनको अल्टीमेटली मेल कर दिया, यू आर द फाइनल अथॉरिटी टू एक्सेप्ट आवर वैल्यूएशन। अगर आप समझते हैं वैल्यूएशन कम में जाते हैं, यू प्लीज एक्ट अकॉर्डिंगली एंड टेल मी द रीजन व्हाई यू हैव डन दैट, सो दैट इन फ्यूचर में हम उससे गाइडेंस ले सकें। तो मतलब हमारा कहने का मतलब हम अपना माइंड ही बोलेंगे, ऐसा नहीं कि उनको जरूरत है लोन बढ़ाने की या लोन देने की तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। हम जो वैल्यू करते हैं जरूरी नहीं है कि हम पत्थर की लकीर है कि हमने कह दिया साहब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तो 1 करोड़ की ही है। इट इज जस्ट अवर असेसमेंट। इवन वेरियस कोर्ट्स ने भी कहा है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी केस में कहा है कि 15% का वेरिएशन होना एक सामान्य बात है। टू ऑनेस्ट वैल्यूएशन ओपिनियंस में 15% का डिफरेंस होना एक नॉर्मल बात है। सिमिलरली जो हम कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज नॉट कहीं पत्थर की लकीर नहीं है, वो हमारे जजमेंट है। अगर बैंकर्स कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट, वैलिड रीजन दे रहे हैं, देन वी शुड गो विद देम, बट जनरली वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद आवर ओन माइंड, विद आवर ओन फाइंडिंग्स। मेरा यही मतलब है कहने का कि इस जो लैगार्ड फेज है हमारी सर्विस लाइफ साइकिल का, इसमें हमें फर्म रहना होगा, हमें क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी, हम जो वैल्यू दें उसका एक हमारे पास बेसिस होना चाहिए। दिस इज जस्ट नॉट से हम गए पता किया ए रेट पता चला पर स्क्वायर फीट डाउन। तो
मेरा मानना है कि अगर हम इन चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे, इसमें जो लोग एंटर कर गए हैं इस प्रोफेशन में, तो जो क्वालिटी नहीं मेंटेन करेंगे वो अपने आप पेरिश करेंगे। आई मीन दे विल हैव टू पेरिश, तो अपने आप बाहर भी चले जाएंगे। तो जो लोग अपनी क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, इनोवेट करेंगे, दे विल survive in this industry and they'll again reap the benefit, because valuation आज की डेट में with the increase in economic activity जितनी बढ़ रही हैं, बैंकिंग, लेंडिंग, मर्जर या कंपनियों का मर्जर हो रहा है, कंपनियों का डीमर्जर हो रहा है, एसेट्स के वैल्यूएशन, मतलब इसको बहुत बढ़ रहा है। बैंकिंग में भी अगर देखें आप, शायद 10 साल पहले टायर 2 या टायर 3 सिटीज में इतने वैल्यूएशन का स्कोप नहीं था। रिटेल बैंकिंग 25 साल पहले इनका टैबू थी। हाउसिंग लोन अगर बैंकर्स में देखा जाए तो 25-30 साल पहले बैंक हाउसिंग लोन टैबू था, सिर्फ अपनी एम्प्लॉय को देते, बाहर के लोगों को नहीं देते थे। अब रिटेल लेंडिंग इतनी बढ़ गई है कि टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी बैंकर्स आ गए हैं, उनको वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट है, तो ये फील्ड बढ़ भी रही है, एक्सपैंड भी कर रही है। तो दोज हु विल इनोवेट and do proper valuation will not compromise, they will sustain. This are what I have to say. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you. एक्चुअली दो बातें सामने आई सर जी। जी अभी हम जो कह रहे हैं फीस स्ट्रक्चर वाली बात कर रहे हैं, जी तो उससे जितना प्राइवेट बैंक से उनका एक्चुअली फीस स्ट्रक्चर कम है, और जो उसी में रेट पे काम कर रहे हैं वो अगर कहीं नेशनल बैंक में काम करता है, वो चाहता है कि चलो हम इसी से भी काम चला लेंगे। तो ये कमी हमारा ही है, बैंक का नहीं है। That's what I'm saying, क्योंकि अब जो हम जिस समय लैगार्ड फेज में है, बहुत सारे लोग एंटर कर गए हैं, तो उस फीस पे काम करने को तैयार है। एंड दिस इज हर इंडस्ट्री का फेस है ये। अगर आप किसी में भी जाएंगे, एयरलाइन इंडस्ट्री में जाएंगे, एयरलाइन इंडस्ट्री में पहले कुछ लोग की मोनोपोली थी, डिफरेंट एयरलाइन प्रोवाइडर्स आए, नो फ्रिल एयरलाइंस आई, सस्ता टिकट देना शुरू किया, कुछ लोग अल्टीमेटली फेल हो गए। इसीलिए फेल हो गए कि दे कुड नॉट गेन देयर ओन कॉस्ट। सेम वे हमारी इंडस्ट्री में हो रहा है, एंटर कर गए हैं लोग, दोज हु आर डूइंग, या तो उनको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा अगर छोटी फीस पे काम करेंगे, क्योंकि उसमें प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमको लगता है वो लोग इसलिए कर रहे हैं, उनको लगता है इसमें रिस्क नहीं है, छोटे लोन है, इसमें FIRs नहीं हो रही हैं, या इसमें कोई डिटेल इंक्वायरी हो रही, इसलिए वो लोग वैल्यूएशन को साइन कर रहे हैं, उसको कैजुअली ले रहे हैं, छोटी छोटी फीस पे काम कर रहे हैं। मेरा सिंपल सा कहना है कि हम जैसे अगर आप काम करना बंद कर दें, आप नहीं करेंगे, अल्टीमेटली व्हाट दे विल डू, दे विल हैव टू गेट द वर्क डन। लेकिन अब चूंकि हम करने को तैयार हैं, इसलिए वो रिड्यूस करते हैं। मैंने बताया ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसमें आज से मैं 2008 में एंटर किया था इस प्रोफेशन में, 50,000 फीस जब देता था, आज उस पर 2,500 रुपये फीस देने को तैयार नहीं है। कह रहा है कि साहब कुछ ऐसे वैल्यूअर से जो करने को तैयार, तो हम आपसे क्यों करें, हम उनसे कराएंगे। सर एक्चुअली क्या है ना, जब बैंक का मीट होती है, एक्चुअली मैं एक बार बैंक का मीट में गया था, हमारे दास साहब यहाँ RBI का यहाँ पे थे, RD थे, रीजनल डायरेक्टर का, यहाँ कानपुर में थे, वो उड़ीसा के थे। तो उन्होंने हमको एक दिन बुलाया था उनका बैंकर से मीटिंग में, तो मैं गया था, तो सभी बैंकें वो आई थी, तो 2-3 घंटा खाना पीना डिनर पार्टी से हुआ था। तो ये आपस में ये लोग बात करते हैं, तो जो प्राइवेट बैंक भी गए थे मान लो, तो अगर वो कहेंगे कि भाई हमारा तो फीस स्ट्रक्चर इतना है, तो सरकारी बैंक कहेंगे जब उतना में हमारा आपका वैल्यू काम करो, हमारे क्यों नहीं काम करेंगे। फिर आजकल जो कस्टमर हो गए, ये कस्टमर इतना होशियार हो गया, वो क्या भैया जो फीस हमें वहाँ 1500-1200, एक्चुअली मेरे ख्याल में एक्सिस प्राइवेट बैंक में शायद 1200 रुपया, 900 रुपया और 1100 ऐसा कुछ फीस स्ट्रक्चर है। तो उनका कहना है जो 5-10 करोड़ तो वैल्यू का फीस उतना ही है जो हमारा बंधु लोग कर रहे हैं। तो फिर वही कस्टमर जाके दूसरा बैंक कहता कि भैया तो हम वहाँ पे क्यों ना काम करें, आप यहाँ काम करेंगे।
तो फी स्ट्रक्चर कम होने का पीछे मेन मकसद ये भी है, जिसके लिए जिम्मेदार पूरा पूरा हमारा जो भाई बंधु जो प्राइवेट बैंक कम पैसे में काम कर रहे हैं, तो इनको तो उनको आश्वासन तरफ से हम सबको तरफ से ये बेहतर अनुरोध करी जा रही है कि वो कम से कम इतना कम पैसा काम न करे, क्योंकि यही धोखेदार धोखे देते हैं जो कम पैसे काम करता है। और लेकिन इसको आप रोक भी नहीं पाएंगे। मैंने कहा ना, ये इस इंडस्ट्री का, हर इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल का एक फेज आना ही आना है, और तभी होगा। इस फेज में हमारे आपके कहने से, अनुरोध से नहीं कर जाएगा। जब तक कोई मुश्किल नहीं आएगी, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या वो हटाए नहीं जाएंगे, वो नहीं हटेंगे, वो करते रहेंगे। तो ये लाइफ साइकिल, मतलब हर इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल का एक पार्ट है, लगार्ड पार्ट। हम उस फेज में हैं, उसी पार्ट में हैं। आप कितना भी अनुरोध कर लेंगे, इट हैज टू हैपन। अब प्राइवेट बैंक्स कम दे रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स के अंदर कितने अनएथिकल प्रैक्टिस। अभी यहाँ पे बस आवास विकास ने कुछ बैंकों को लेटर्स लिखा है कि साहब, अब वो अपने एंड पे नहीं देख रहे कि बिल्डिंग हमारे यहाँ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्ट हो रही है, वो खुद उसको रोक नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि बैंकर्स जो हैं हमसे पूछ करके हमसे क्लियरेंस लें कि बिल्डिंग एज पर नॉर्म्स बनी है या नहीं बनी है, फिर रोक दें, या उनके लोन जो इस तरह की सैंक्शन हो गए हैं कैंसिल कर दिया जाए। शायद आप लोगों ने इसमें, हमने अपनी ग्रुप में भी कुछ लोगों ने इस तरह की न्यूज पोस्ट भी की थी। तो बेसिकली वो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, ये प्राइवेट कंपनीज, इवन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी रिसेंटली मेरे पास केस आया। सेंट्रल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड उनकी एक अपनी खुद की कंपनी है। सेंट्रल बैंक खुद भी फाइनेंसिंग कर रहा है। अब दोनों का, जबकि आरबीआई के स्पेसिफिक हाउसिंग लोन में स्पेसिफिक गाइडलाइंस, ऐसी अप्रैल में फिर एक गाइडलाइन आई हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट के डिसीजन के रेफरेंस में हाईकोर्ट ने लिखा हुआ है कि कोई भी वैसा स्ट्रक्चर हाउसिंग में फाइनेंस नहीं, हाउसिंग लोन में स्पेसिफिक, नॉट अबाउट कोलैटरल सिक्योरिटी, हाउसिंग में आप नहीं फाइनेंस करेंगे जिसमें कोई भी अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर है। लेकिन बैंकर्स के साथ ही प्रॉब्लम है। सेंट्रल बैंक ने अपनी पॉलिसी बना ली, तो वो तो मांग रहे हैं, या बैंक ऑफ इंडिया या डिफरेंट बैंक्स अप्रूवल, मैप अप्रूवल के नाम मांग रहे हैं, और मांग रहे हैं कि एज पर द अप्रूव्ड मैप है यानी स्ट्रक्चर। बट उन्हीं की अपनी सेंट्रल बैंक की जो सब्सिडियरी है, सेंट्रल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, वो कम फीस पे काम करा रही है, और वो उस तरह के स्ट्रक्चर को फाइनेंस कर रही है, या और भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस। वो अनएथिकल प्रैक्टिस इन दोनों इंस्टीट्यूशन ही इन्वॉल्व है, जो प्राइवेट बैंक्स हैं। वो एथिकली काम आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। हाउसिंग लोन कहीं और कभी भी किसी को दे रहे हैं, जो स्पेसिफिक गाइडलाइन हर साल आती है, इस साल की भी गाइडलाइन आई। तो सेम वे में हमारे जो वैल्यू के साथ काम कर रहे हैं, अनुरोध तो कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई रास्ता नहीं है। हम अपने को सुधार सकते हैं, हम खुद रिजिड हो सकते हैं कि हम वो काम नहीं करेंगे, और हम वही काम करेंगे जो हमारा दिमाग कहेगा, यानी हमारा जो माइंड स्पीक करेगा, हम वही रिपोर्ट भी देंगे। वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज अनलेस अदरवाइज हमारे पास कोई क्रेडिबल ग्राउंड पेश करता बैंकर या प्रॉपर्टी ओनर। एक्चुअली क्या ये टेक ओवर का केसेस बैंकों में भी आजकल बड़ी कंपटीशन चल रही है आपस में। That's right. अभी एक केस जो है, ये कानपुर की है, वो करीब 700-800 मीटर में होटल बना। ये मतलब कानरा बैंक की अकाउंट थी, तो कानरा बैंक ने उसको नक्शा पास न होने चक्कर में उसको लोन फर्दर एक्सटेंड नहीं किया, तो उन्होंने पूरा 6 मंजिल टान दिया, और पीएनबी ने उसको सैंक्शन कर दिया, और है होटल, लेकिन वो हाउसिंग लोन में कन्वर्ट हो गया, मतलब हाउसिंग लोन हो गया। तो इसमें हमारा वैल्योर भी कैसे कर दिया होटल कमर्शियल बिल्डिंग को? अरे हो गया, खाली हाउसिंग लोन नहीं, होटल में हाउसिंग लोन भी हुआ, और दूसरा जो नक्शा पास है, आप समझ लीजिए 5 मंजिल तन गई, और 500 मंजिल के लिए फाइनेंस भी हो गई। और जबकि जो वो अकाउंट कैनरा बैंक की थी, कैनरा बैंक ने मना कर दिया हम नहीं करेंगे, तो उसको पीएनबी ने कर दिया। कोई बैंक क्या, इन द सेंस क्या, जो वैल्यूर वहाँ पे होगा उसी सोच के अपना कर दिया। तो ये तो बैंक भी आजकल, अभी मालूम है स्टेट, अभी आजकल बैंकों, पहले तो था औराजी लैंड पे बैंक फाइनेंस नहीं करती थी, लेकिन आजकल शायद ऐसा भी हो गया कि ये लोग औराजी लैंड पे भी फाइनेंस करना शुरू कर दे रहे हैं। It is the banker's risk. It is the banker's risk. हमारा कहने मतलब कि बैंकर्स का रिस्क है। अगर हम प्रॉपर्ली, हमें अपना काम करना है, हमें अपना दिमाग जो हमारा कह रहा है हमें वो बोलना है। अब ठीक है, वो अगर डिसीजन ले रहे हैं और हर चीज को, जैसे महाभारत में संजय एक पात्र था
जो धृतराष्ट्र को रनिंग कमेंट्री देते हैं, वही रोल बैंकिंग में हमारा है। हम बैंकर को रनिंग कमेंट्री देते हैं, उस प्रॉपर्टी की सारी डिटेल देते हैं, उसके बाद डिसीजन उसका है, उसको क्या करना है। सर एक कानपुर में जो है एक हॉस्पिटल है, उस पर भी हाउसिंग लोन हुआ है। और जितनी मतलब अभी अपनी ग्रुप में कुछ दिनों पहले किसी ने आरबीआई का सर्कुलर अपलोड किया था, सर्कुलेट किया था, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया, व्हाट्सएप ग्रुप में जी आरबीआई का हाउसिंग लोन पे स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो उन्होंने दी हैं सारे बैंकर्स को, उसमें साफ साफ लिखा हुआ हाउसिंग लोन इज मेंट फॉर हाउसिंग, इट इज अ स्पेशल सॉर्ट ऑफ लोन विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सबसे सस्ता एक तो लोन है, हाउसिंग डेवलप करने के लिए है, तो सिर्फ हाउस के लिए देना है और वो बोनाफाइड हाउस होना चाहिए। मतलब इसको आप कह सकते हैं कि ये मतलब मकान है, अगर किसी भी एरिया में है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो वो लैंड रेजिडेंशियल नेचर होना चाहिए, बिल्डिंग का नेचर रेजिडेंशियल होना चाहिए, यूज रेजिडेंशियल होना चाहिए, स्पेसिफाई कर रखा और ऑथराइज। इसमें सर प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे ही कोई साथी की गलती है कि हॉस्पिटल को उन्होंने हॉस्पिटल दिखाया, आवासीय मकान दिखाया, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दिखाया होगा, क्योंकि हॉस्पिटल दिखाएंगे तो वो लोन नहीं हो सकता है। तो मैंने आपसे क्या बात नहीं, वो तो खैर को भी देखना है, वो लैंड का नेचर क्या है, लीगल सब जगह आता है। एनीवेज बैंक ने भी आंखें बंद की, उसमें कहा कि हमें हमारा वैल्यूअर तो फिर वैल्यूअर और बैंक दोनों ने आंखें बंद की हाँ, सर। तो हाँ वही ना, दोनों दोषी हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमें खुद को देखना है। वी कैनॉट स्टॉप अदर्स। जैसे किसी भी फील्ड में, किसी भी इंडस्ट्री में, कुछ दिनों पहले जब ओला आई थी, ओला की इनिशियल स्टेज लीडर्स एंटर किए, उन्होंने बहुत ही प्रॉफिट अर्न किया, और एक लैगार्ड फेज में लोगों ने 4-4 गाड़ियां खरीद करके लगा दी, सोचा कि तो दे विल मेक मनी। और उस फेज में आने के बाद लोगों की गाड़ियां बिक रही हैं, लोन पे है तो स्क्रैच हो रही हैं, बैंक ले जा रहा है। तो ये एवरी बिजनेस हैज इट्स लाइफ साइकिल, नोबडी कैन स्टॉप इट, नोबडी कैन स्टॉप एनीबडी एंटरिंग फ्रॉम द फील्ड। और कोई सुओ मोटो अगर ऑफर कर रहा है कि हम 1000 में काम करेंगे तो नोबडी कैन स्टॉप, यू कैन नॉट। बिल्कुल सर। और अगर वो जा रहा है तो क्या करते हैं, हम खुद को रोक सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम अपनी फीस कमांड करने के लिए वी हैव टू मेंटेन द क्वालिटी। लोगों को कन्विंसिंग लगे कि जो कुछ भी हम कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने जो कंक्लूड किया है वो कन्विंसिंग होनी चाहिए बस। हमारी हाजिरी लगा दी भैया। तो ये फेज में, थर्ड फेज, हम लेगार्ड फेज में ही है, उसी फेज में है। तो आगे बढ़ रहा है ना देश। हम अपने को मेंटेन करेंगे, अल्टीमेटली सम हैव, कुछ लोग पेरिश करेंगे जो गलत कर रहे हैं वो भी, बिल्कुल क्योंकि 1000 रुपए की फीस पे आप काम करेंगे, आप खुद क्वालिटी काम नहीं दे पाएंगे। सर्टिफिकेट अब कर देते हैं कि साहब हमने प्रॉपर्टी को खुद वैल्यू किया, हमने खुद विजिट किया है, जाता कोई हमारा ड्राइवर है, जाता कोई और उसकी आंखों से हम देखते हैं और उसकी बातों को हम कहते हैं। तो जब दिक्कत आएगी, मुश्किल आएगी, तब आप भी बोल सकते हैं। एक सर आरबीआई का भी ऑडिट होता है बैंक में, आरबीआई का भी ऑडिट होता है। तो आरबीआई में एक ऐसा ही केस खुला था कि उसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी थी और आवासीय लोन दिया गया, उसको हाउसिंग लोन दिया गया। तो उसमें आरबीआई वाले पहले हमको प्रॉपर्टी चेक करनी है, उनको लगा कि नहीं कुछ कमर्शियल एरिया लग रहा है, तो उन्होंने उस प्रॉपर्टी को चेक करने गए, उसके ऊपर उन्होंने बहुत कमेंट किया। उन्होंने कहा कि या तो नौकरी मैनेजर दी जाएगी, अगर वैल्यूअर ने गलत किया तो वैल्यूअर जाएगी। लेकिन वैल्यूअर में जो है हम ही थे, उसमें सब कुछ लिखा था हमने कि उसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इतने पे कमर्शियल चल रहा है, तो फिर हम बच गए। अगर हमने उसको हाउसिंग लोन कर दिया होता तो फंस जाते उसमें। हाउसिंग लोन आप नहीं करते तो उनका काम है, हमको बताते भी नहीं जनरली। बाद में हमने वैल्यूएशन रिपोर्ट में कमर्शियल प्रॉपर्टी दिखा था। हमें ये पता भी नहीं होता कि हाउसिंग लोन के लिए हमको वैल्यूएशन आ रही है या हमें नहीं मालूम होता है। लेकिन हमारे समझ में वी हैव टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी एंड ऑनेस्टली। या डेफिनेटली सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। रमेश पांडे जी दिख रहे, आप भी कुछ बोलो भैया। अभी ज्वाइन ज्वाइन तो मैं बहुत ही अच्छे से समझाया उन्होंने। और सबसे बड़ी चीज यही है कि डिग्निटी बहुत जरूरी है, डिग्निटी इम्पोर्टेंट है। जैसा आपने शुरू में ही कहा, तो वैल्यूअर्स के कई फेज बताए उन्होंने, बिल्कुल सही बताया। ये जो फेज चल रहा है 1000 रुपए में भी वैल्यूएशन कर रहे हैं। अब जब
अगर उनको वैल्यूएशन करेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी क्वालिटी खराब होगी। और बैंकों के बीच इतना कंपटीशन है, एक सबसे बड़ा जो रीजन है बैंकों के बीच आपस में, प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक के बीच में इतना ज्यादा कंपटीशन है ये भी है। कि पार्टी यहाँ नहीं मिल रहा है तो खर्च से वहां पहुंच गए। ये भी एक दुविधा का विषय है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल एक बात बिल्कुल सही कही कि हमें चेंज नहीं होना है। पार्टी बैंक भले चेंज हो जाए, बैंक चेंज कर ले। अभी जैसे एक यूनियन बैंक के साहब ने कहा कि आप ऐसी वैल्यू दे रहे हैं कि कोई लोन हम कर नहीं पा रहे हैं, सारे जो है क्लाइंट भाग जा रहे हैं दूसरे बैंक में, आप ऐसी वैल्यू दे रहे हैं। हमारे देने की बात जो प्रॉपर्टी है आप उसके हिसाब से दीजिए, जो चीजें सही है वही दी जा रही है। प्राइवेट बैंक में कैसे दे रहा है, जो आप 5 करोड़ दे रहे हैं वो 7 करोड़ 8 करोड़ की भी वहाँ लोन हो जा रहा है। मंडे को भेज देंगे इसको। तो अब ये किसके ऊपर डिपेंड हुआ? वैल्यूअर के ऊपर डिपेंड हो गया। कहीं ना कहीं हमारे आपके बीच का ही कोई साथी जाके उनको 7 करोड़ 8 करोड़ दिया, तो 15% का वेरिएशन है, तो 25%, 40%, इवन 100% तक के वैल्यूएशन डिफरेंस आ रहे हैं। सर वैल्यूअर बहुत बढ़ गए, वैल्यूअर बहुत बढ़ गए। और उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे हम कानपुर के मालिक जानते हैं तो हम वैल्यू दे रहे हैं जो है एक्चुअल, और पता चला वो दिल्ली की वैल्यू से करा रहे हैं और वो कह रहे हैं वो फलाने इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं। तो हमने कहा साहब उनको ज्यादा जानकारी होगी, हो सकता है हमको कम हो। लेकिन वो अपने मैनिपुलेट करने वाली बात है। आज साहब एक चीज बताएंगे आप जी। इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी पांडे जी। कुछ दिनों पहले एक चर्चा चली थी, बैंकर्स ने अपनी एक लिस्ट IBA ने शायद आप लोगों को भेजा था कमेंट के लिए, कुछ लोगों ने डिपेनल किया था। कितने % ऐसे लोग हैं? वही मैं कह रहा हूँ, जो लोग इस तरह से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो साथ ही मुश्किलें भी आएंगी। कितने लोग रहे होंगे उसमें, कितने लोगों को आप लोगों ने रिप्रेजेंट किया उनके फेवर में? वो मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनका सोचना है कि वो जब आएंगी तब आएंगी। आज दो वैल्यू बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको सरप्राइज आपकी लाइन बिल्कुल सही है कि हमें अधिक नहीं होना है और ये आपसी यूनिटी बना के चलना है। मतलब मेरा कहना है, देखिए अगर आपको इस लाइन में जिंदा रहना है, बचना है और वो सब कुछ रखना, तो एथिक पे चलना है। आप बहुत कर सकते हैं वैल्यूएशन के साथ 18, 20, 17, 20, मैक्सिमम 16, 20 तक कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आप खुद फंसेंगे और कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए ये करने दीजिए, लोगों करने दीजिए, वो आगे प्रॉब्लम्स आएंगी खुद ही सामने आएगा। आएंगे क्या? आएंगे ऐसे बहुत सारे अभी रिसेंटली वही दूसरे बैंक में जाके लोन होता है और फिर NPA होके फिर मेरे पास आ जाता है, भैया ये NPA हो गया आपका। NPA होकर के आ रहा है तो आप एकदम जो एग्जैक्ट रिपोर्ट है वो दीजिए, उधर भेज जब आया थे, जब वहाँ साइड पहुंचे देख रहे हैं तो हम ये कर चुका हूँ, इसको मना कर चुका हूँ साले को कि मत करो। आप वहाँ पे कोई वो नहीं, जो एथिक के हिसाब से हो वो कीजिए। 18, 20, 19 जो थोड़ा बहुत मदद कर सकते हो उतना कीजिए अपने बचाते हुए। ये आगे कुछ दिन में ये चीजें खुद ब खुद सही हो जाएंगी। अदरवाइज क्या है ना, आप कुछ कंपेरिजन करेंगे और दूसरों से वो करेंगे, अपने में आप सब्र कीजिए। ये समझिए कि ये हमारी रोजी नहीं है। यस 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 यस। जब तक हम लोग इस पे स्टैंड नहीं करेंगे, अपनी क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे, नहीं चलेंगे। आप अपना कैमरा थोड़ी सही कर दो, कैमरा थोड़ी सही कर, दिख नहीं रहा चेहरा नहीं दिख रहा आपका। वो आवाज से ही पहचाना हूं मैं कौन बोल रहा है। नहीं वीडियो में नहीं आएगा ना, एक्चुअली सर सबके वीडियो आना चाहिए। अरे भैया आप चेहरा देखिए, वीडियो में नहीं आएगा ना, आपका सर खाली दिख रहा, थोड़ी सी कैमरा, हाँ बात और थोड़ी सी वीडियो तो चल रही है सर, लेकिन आपका चेहरा नहीं दिख रहा ना क्या वीडियो में। फिर हाँ अभी दिखा अभी ठीक रहा। और किसी को कुछ कहना, एक्चुअली थोड़ी नियम चेंज हुआ है सर जी। हमारे बीच जितने लोग बैठे हुए हैं, इसमें जितने भी मेंबर्स हैं, सब लोग एक सोच लें, कसम खाएं कि भाई हम लोग इसी के खिलाफ नहीं जाएंगे। बहुत गिरेंगे तो 20 की चीज हम 16-20 कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं गिरेंगे। मैं अभी किसी ग्रुप में था कि
बाय नेम डिफॉल्ट किया जा रही है। किसी ग्रुप में लिखा हुआ था, किसी ने लिखा था कि बाय नेम ये चीज लाई जाए कि भाई वो वैल्यूएशन में जो किसी का है, ताकि लोगों को शर्म आए, थोड़ी सी समझ आए कि भाई हम कितना गलत करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो तो है, बिल्कुल सही बात है भाई। क्या कहते हैं, इस प्रोफेशन को अलग मान के रखें। अब आपको मैं बता दूं, इस 10 केस में मैं मिनिमम 7 रिजेक्ट कर दे रहा हूँ इन्हीं कारणों की वजह से। 70% रिजेक्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझको देखना है कि अपनी इज्जत बचानी। इस वक्त तो हम लोग को अपनी इज्जत बचानी है। यस ये पॉइंट बचानी। एक अगर ब्लेम लग गया ना, यही फर्टिलिटी कहेगी उनको, अरे बड़ा इंसाफ करते थे, देखिए क्या हो गया। वो बोल तो रहा हूँ, कल का मैं बताऊँ, यूको बैंक की बात अभी चल रही थी। यूको बैंक के साहब ने कहा कि आप वैल्यूएशन कर दीजिए। हमने कहा ठीक है सर। देखा हमने मैप अप्रूव नहीं है, तो हमने कहा सर बिल्डिंग की वैल्यू नहीं ले पाएंगे, तो आप रख दीजिए, हम मत करिए। अच्छा, यूको बैंक का वो आया कि नहीं पढ़ने थी? उसके बाद आया क्या कि दूसरा वैल्यू उसको कर दिया, बिल्डिंग की वैल्यू दे दिया। तो बैंक का काम एक्सेप्टेंस तो करवा लिया इन्होंने, लेकिन अभी कोई लेटर दिया कि नहीं? लेटर तो दे दिया, सब जगह काम तो हो रहा है। अच्छा, हो रहा है सब जगह काम। मतलब बस उसी बिना पे हो रहा है कि अभी लिस्ट तो कोई आए नहीं। लिस्ट जिस जोन में आप होंगे उस जोन में लिस्ट पहुंच गई होगी। अच्छा, मतलब वो जोन पे निकल। आप किस जोन में हो? अयोध्या जोन में। राम जी का अच्छा, आप लोग का बनारस जोन है। बनारस जोन का पता ही नहीं चल रहा है यार। तो जोन में जाके ले आइए। अभी लिस्ट आई नहीं है। अभी लिस्ट नहीं आई है। अभी लिस्ट आउट नहीं है। लिस्ट जारी हो गई है। अच्छा दास सर, एक चीज और पूछनी थी आपसे। ये आईओबी के जो जिस तरह से सर्टिफिकेट मांगी जा रही है, आपने भी सर्टिफिकेट इशू किया है, लेकिन स्टेट बैंक वाले तो कह रहे हैं कि आईओबी वाली मान है, अपनी आईवा वाली मान नहीं है। उसका क्या कारण है? उसमें लिखा हुआ है साफ साफ। अच्छा दास जी बताइए। हेलो दास जी, मैं जवाब दूं? हाँ जी दीजिए। स्टेट बैंक के प्रोफार्मा में क्लियर लिखा हुआ है, या तो आईओबी का चाहिए, पीबीआई चाहिए, बाकी और एसोसिएशन का उसमें वो मान्य नहीं कर रहे हैं। मान नहीं कर रहा सिर्फ आई, क्योंकि हम लोग आईओबी के मेंबर है, तो आईओबी का मानना कर रहा है। और उनको देख लीजिए कितना परेशानी हुई सब मेंबर्स। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। कुछ जो कुछ नहीं मांग रहे होंगे, लेकिन बाकी जो मांग रहे हैं, मतलब मान रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, इंस्टीट्यूशन ऑफ वैल्यूज तो पुरानी संस्था है ना, तो इसलिए तो उसको सब लोग जानते ही हैं। नहीं, इसके लिए आपको करना होगा कोई प्रयास। मेरा कहने का मतलब कि आईवा को भी उसमें घुसाना चाहिए ना, जैसे नंबर है उसमें। हम लगे उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि ये इसकी प्रोसेसिंग जो एप्लीकेशंस क्यों नहीं ब्रांच लेवल पे उन्हीं को स्क्रूटनाइज करना है। ब्रांच मैनेजर्स बेचारे इतने डरते हैं, वो तो उनको देखते हैं उसमें लिखा 4 नाम लिखा, तो 5वां अगर आ गया तो कहते हैं साहब नो, इट इज नॉट फॉर मी। ब्रांच लेवल पे जब तक उनको एपेक्स बॉडी उनको इंस्ट्रक्ट नहीं करती, इस तरह की ऑर्डर नहीं आएंगे, वो प्रोसेस करते समय वहीं पे सारी जो प्रोसेसिंग ब्रांच लेवल पे होनी है वो उसको रिलेट कर दे रहे हैं। बहुत सारी मेरे ख्याल में ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आई नहीं। अगर कहीं पे हो रही ना, ब्रांचेस ही मना कर, इन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा है। अगर कहीं से कोई मना किया हो, देख रहे हैं, कहीं से कोई मना किया हो तो उसका लेटर डिफरेंस हमको भेज दीजिए। अभी तो मना नहीं कर रहा है, जब करेंगे प्रोसेस करेंगे, जो मार्क्स पॉइंट्स जो असाइन करने हैं वो नहीं करेंगे। जब वो एप्लीकेशन लेकर दे रहे हैं और आगे बढ़ाई नहीं रहे और बताएंगे, कह रहे हैं हमने भेज दी।
नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं, भेजेगा नहीं। भेज क्या रहे हैं, प्रोसेस इनको करना पूरा, उन्होंने मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के हिसाब से आपको नंबरिंग उनको पूरा पॉइंट अलॉट कर दिया सर। नंबरिंग ये लोग उसको आके आपको ऑफिस विजिट करना, ऑफिस विजिट रिपोर्ट लगानी है, वो आते ही नहीं है। करेक्ट। तो मैं कह रहा हूँ उनको एक क्रेडिट रेटिंग जैसे करते हैं, लोन की तरह से वैल्यूअर की करनी है, और वो जो मार्क्स अपॉइंट करने हैं उनको करने हैं। अब उसमें ये नहीं। मेंबर है कि नहीं, विजिट रिपोर्ट के लिए तो उनकी प्रॉब्लम है, उनसे कहिए कि चलिए आप जब चाहिए तब चलिए देख लीजिए हमारा जो भी ऑफिस है जहाँ नहीं, प्लेस है। उनके आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उनको देख मतलब उनको अपना जो मार्किंग करनी है वो नहीं आएंगे तब भी कहेंगे कि साहब आप विजिट कर लिए देख लिए, तो दैट इज अ डिफरेंट इशू। ये क्योंकि बैंक वर्क करा रहा तो क्यों नहीं मार्किंग करेंगे, जाते? हमारे सामने तो कर नहीं रहे हैं, जो मैट्रिक्स में मार्किंग कर रहे हैं जिसपे ए बी या जो भी कैटेगराइज कर रहे हैं वैल्यू की, वो हमारे सामने कर नहीं रहे हैं। अब उसमें एक उन्होंने कहा कि किसी एसोसिएशन के मेंबर है नहीं है, अब उनकी गाइडलाइन में 4 एसोसिएशन का नाम लिखा हुआ है, अगर आप उसके हैं तो हैं, नहीं है नहीं है, बस वो आर्ग्यू नहीं करेगा। यही बात है इसके लिए, क्योंकि भाई ऐवा इसके लिए अगर हमारा काफी वो आर्ग्यू के लिए इसका रजिस्ट्रेशन उसमें भी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आगे देखिए इनकी मोनोपोली हो गई आईयूबी में उत्तर प्रदेश में, एक तरफ समझ लीजिए, तो इस मोनोपोली भी खत्म होनी चाहिए ना सर। अच्छा, ये हमारा चल रहा प्रोसेस में है, तो हम लोग ऑलरेडी हायर अथॉरिटी तो जा चुके हैं पूछ रहा था जी। ये जो आपके पास जो लिस्ट आई थी आईबीए वगैरह की, जो जिनको डिपेनल करने आ रहे थे, डिपेनल कर दिया था पीएनबी ने कुछ बैंकों ने, तो आप लोगों ने कुछ लोगों के केसेस को रिप्रेजेंट किया, इसमें से कुछ लोगों को रिलीफ मिली या नहीं मिली? देखिए अभी एक्चुअली आज सच हमारा जो मेंबर थे वो आईयूबी का ही मेंबर थे, हमारा नहीं थे, क्योंकि हमारे तो एसोसिएशन मेंबर बनने से पहले का केस वहाँ हुआ करती थी, तो उसमें से एक मेंबर गया था आईयूबी, तो आईयूबी वालों ने कहा कि आप जो है कोर्ट जाइए, कोर्ट से राहत मिलेगी। तो अभी वो ना कोर्ट गया ना कुछ किया, सुप्रीम कोर्ट तो जून में बंद थी, तो उसका डिटेल जानकारी इसके बाद नहीं हो पाई। लेकिन जो आईयूबी का मेंबर 3 मेंबर हमारा है जो इसमें अफेक्टेड है, और लेकिन केस क्योंकि पहले की हम लोगों ने अफेक्टेड था, हाँ तो उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन आप नहीं, उनको भी हम लोग चिट्ठी लिखा था कि अगर आपको चाहिए, बल्कि हम दिल्ली का जो चेयरमैन ओपी वर्मा साहब उनसे कहा था, उनसे आप थोड़ी सी गाइडलाइंस करो। हमारा 2 चीज कहना था कि आप जहाँ पे जो रिपोर्ट दिए हो वो रिपोर्ट उसी शहर का वैल्यूअर को मेंबर रखेंगे, और वो देखेगा कि आपको सही रिपोर्ट दिए नहीं दिए, और कुछ इंटरेस्ट कोई शो नहीं किया। लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं उसमें, मतलब उनका खिलाफ कुछ हुआ नहीं, बैंक में पेम्पेनल भी नहीं हुआ, लेकिन बाकी दूसरे बैंक में काम कर रहे हैं। मेरा सिंपल से मैं इस बात पूछने का सिर्फ मकसद ये था कि वी शुड बी अलर्ट, वी शुड नॉट गो कि मतलब काम को किसी भी तरह से कर दिया जाए, 1000 रुपया मिल रहा तो किसी को भेज के करवा दिया जाए, 20 काम किए जाए, जरूरी नहीं कि 20 काम करें, हम एक दिन में अगर 3 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 2 ही करें, बट जो करें हम उसको प्रॉपर रिसर्च करें उस प्रॉपर्टी का। बट हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो लोग इस तरह का मास स्केल का काम करते हैं वो किसी आईओबी के मेंबर नहीं, कहीं जाते नहीं, कुछ करते नहीं, और वो ढेर सारा काम कर रहे हैं, वो किसी मीटिंग में अटेंड नहीं करते, कहीं सेमिनार अटेंड नहीं करते। अच्छा सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि लड़कों को लोग करवा रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज सर ये है कि लड़कों को करवा रहे हैं, इसको खत्म करने के लिए सेल्फी मैंडेटरी करना पड़ेगा आपको। देखिए फाइनेंस के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस है, मैंने बताया ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कोई सीबी है, सेंट्रल बैंक हाउस फैसिलिटी जो लोग मेरे पास आए किसी का एनपीए अकाउंट की वैल्यूएशन के लिए, तो मुझे पता लगा था कि सेंट्रल बैंक जीपीएस फोटोग्राफ और सीबी है उनका, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो सेंट्रल बैंक की अपनी वो कर रही है, उसको वहाँ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, वो फीस में भी कॉम्प्रोमाइज। सेंट्रल बैंक में तो सबसे ज्यादा काम हो रहा है, सब जो लड़के जाके काम कर रहे हैं वही जाके पेपर उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं दुनिया भर का। अभी हमने पिछले हफ्ते में 4 जगह ये चीज फेस करी है कि हम उन लड़कों को कम्पीट नहीं कर पा रहे जो लड़के वैल्यूएशन करने आते हैं। मुझे लगता है कि इसमें कुछ बहुत कमी है, 2 ही वैल्यूअर्स ऐसे हैं जो कर रहे हैं ऐसा, you know, their names, they are going and playing, but you can't do. बैंक को समझ रहा है। पिछले वीक में कुछ ऐसा मतलब मामला सामने आया कि वैल्यूअर बैठे भुवनेश्वर में और टीम काम कर रही है दिल्ली में। पिछले 3 महीने से उन्होंने दिल्ली विजिट नहीं करी और काम दिल्ली में चल रहा धड़ल्ले से।
8 लड़के फील्ड में घूम रहे हैं जो अपने आप वही पेपर उठाते हैं, काम करते हैं, रिपोर्ट देते हैं, और ब्रांच वाले हमसे बात नहीं करते, उनसे बात करते हैं। करेक्ट। तो मैंने कहा ना, ये जो हमारा फेज है, जो लैगार्ड फेज में हम है, इस फेज में यही होना है। कॉस्ट कटिंग, सर जी जो अभी अब बात हो रही है उसके लिए जिम्मेदार हम ही है। हम बार बार ये भी कह रहे हैं सभी सेंटर को कि अगर कहीं लोकल, जैसे मान लीजिए दिल्ली से जैसे बात हो रही कि भुवनेश्वर से काम कर रहे हैं, अगर दिल्ली से या गाजियाबाद से नोएडा सेंटर का चेयरमैन सेक्रेटरी ये लेके दे दें, ऐसा हो रहा है, तो हम डायरेक्ट उसी ब्रांच को ही और हेड ऑफिस को लेटर लिखेंगे कि आप दिल्ली वालों को काम न दे के वो भुवनेश्वर का आदमी काम कर क्यों दे रहे हो जो यहाँ काम कर। लेकिन अभी तक कोई भी सेंटर से ऐसा कोई भी चिट्ठी नहीं आई है ताकि हम उनको रिप्रेजेंट करा जाए। तो उसमें क्या हमारा ही गलती इसमें नहीं है? अगर कोई आपकी गलती नहीं कह रहे, ना मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हम लोग सभी का गलती है। आज एक ब्रांच का अपोज करेगा तो 10 लोगों को मना कर देगा, भाई काम मत देना। ना ब्रांच अपोज नहीं करेगा। हमारा कहना जो सेंटर में ऐसा हो रही है वो सेंटर आईबा को इन्फॉर्म करे, और आईबा यहाँ से अपना लेटर जो हेड ऑफिस उनका लेके कि एक सिटी में मेंबर होने के बावजूद दूसरे से क्यों काम कराई जा रही है, ये उनको पूछिए कि उनपे क्या, उनका क्या मकसद क्या है। तो जब सबसे अच्छा है कि सारे सर इसके लिए सबसे अच्छा है कि अहवाल सारे जो रीजनल ऑफिस है जितने हैं उनसे पूछ ले कि आपके यहाँ कौन कौन वेलवर काम कर रहे हैं, और वो बताएंगे खुद ही। जैसे पता चल जाए कि आदमगढ़ के कितने लोग कर रहे हैं आदमगढ़ में और कहाँ कितने कर रहे हैं, तो क्लियर हो जाएगा। तो उन्हीं से उनके सवाल करके उन्हीं को जवाब दिया जाएगा। ये काम तो ये बची रहेगी और जवाब भी मिल जाएगा उसको। ऐसा ना ये कि एक स्पेसिफिक नाम देके बताता हूँ, मिस्टर आर.के. पटेल आईओबी के गुजरात उधर के जो है वो चेयरमैन है। उनका 3 जगह एम्पेनलमेंट है, दिल्ली में, उधर अहमदाबाद में और इधर भोपाल में। उड़ीसा में भी है सर, उड़ीसा में भी है, उड़ीसा में भी है। वो आर.के. पटेल कहाँ जाके वैकेशन कर सकता है? आर.के. पटेल वहाँ चेयरमैन थोड़ी खाली है, वो तो आईओबी का काउंसिल मेंबर भी है। क्या उधर गुजरात ब्रांच का चेयरमैन है सर वो? नहीं, दिल्ली में हेड ऑफिस का तो काउंसिल मेंबर है आईओबी का। हेड ऑफिस का काउंसिल मेंबर है, हाँ। बिल्कुल है। गुजरात का चेयरमैन है वो मिस्टर आर.के. पटेल। और मैं जो जानता हूँ 5-6 जगह एम्पेनलमेंट है, सब जगह काम करता है। क्या बाइबल है? और फीस जहाँ हमने 60,000 रुपये कोट डाला, आर.के. पटेल साहब का 7,000 रुपये कोट था, 7,000। कहाँ 60,000, कहाँ 7,000? एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की वहां से आके यहाँ वैल्यूएशन करना पॉसिबल है दिल्ली में आकर के? नहीं, इसका कुछ इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो हमारे वो है ट्रेजरर आईओबी के। उन्होंने एमएससी रियल एस्टेट लगा के, अभी तक वो प्लांट मशीनरी के वैल्यूअर थे, अब वो रियल एस्टेट के वैल्यूअर बन गए हैं और ढेर सारा काम कर रहे हैं। ही इज ए मैकेनिकल इंजीनियर, नाम है स्पेसिफिक। ठीक तो कर रहा है सर जी, ठीक तो कर रहे हो। जब जानवर डॉक्टर आदमी की लगा रहा है सर, जिसकी चल रही है नहीं, जानवर का डॉक्टर जो होता है आदमी सुई लगा देता है, ये ठीक हो रहा है तो मैं कर दिया, क्या बुराई है? सही ये जवाब है बैंक का। सुनिएगा, वैसा मजाक में जोक नहीं कर रहे हैं, ये जवाब है बैंक का। हमने तैयार आदमी उठाया, हमने कहा भाई साहब ये मैकेनिकल के हैं, प्लांट मसले के सिविल में कहीं इम्प्लीमेंट हो गया तो कर रहे हैं, हम कहा इनको क्वालिफिकेशन नहीं है, बने है। यही बात, वही जवाब दिया, कहा जानवर डॉक्टर आदमी फ्री लगाता, ठीक नहीं होता अभी। और एक चीज और है, जो आईसी लेवल के काम होते हैं ना, जहाँ फीस 10-15 लाख होती है, वो लिमिटेड लोगों को, आईओबी के लोगों को काम मिलता है। हमारे से ढूंढते रह जाते हैं उस काम को। जब भी आईसी का मैटर आता है तो जो गोयल साहब के खास आदमी उनको यहाँ भेजा जाता है रिप्रेजेंटेशन के लिए। 3 जगह हमारे वो गोयल साहब लग रहे हैं, ऐसी जगह ऐसी मीटिंगों में जहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग बैठे होते हैं और गोयल साहब की टीम के लोग रिप्रेजेंट करने आते हैं वो आईओबी की तरफ से। जहाँ पर 20-25 हजार करोड़ के लोन होते हैं, उनकी बात बता रहा हूँ आपको। प्रयागराज की बात बताऊं मैं, यहाँ भी सुनेंगे सर, यहाँ भी सुनेंगे जी, बिल्कुल सुनेंगे। यहाँ पर एसबीआई है, ठीक है, 2 बैलोर है इनके पास, तो एक अपने मेंबर है, एक का पता नहीं कहाँ के है,
और उनका आदमी यहाँ रहता है, सुबह ये कहेगा दोपहर में जो है रिपोर्ट दे देगा, और उसका माली बैठा है बनारस में, और रायबरेली में भी काम कर रहे हैं, प्रतापगढ़ में भी साथ छाप रहे हैं, कौशाम्बी में भी छाप रहे हैं, और जिंदा साहब। अब ये बताइए कैसे पॉसिबल है आप सेम डे रिपोर्ट दे रहे हैं बाहर की? सर आप तो सेम डेट बात कर रहे हैं। मैं एक और चीज बताता हूँ आपको, वो बनारस में तो नहीं है, हमारे यहाँ तो एक बंदा 3 महीने के लिए अमेरिका चला गया, 3 महीने अपनी बेटी के पास, और वहां से आया 6 महीने में, और 6 महीने तक बैंक में रिपोर्ट जा रही थी, और काम उससे करवा रहे हैं, और लोग कुछ लोग काम देते हैं उसको। अच्छा सर, ये लोग कम फीस में काम कर देते हैं, जल्दी काम करके देते हैं और साइन मार के देते हैं। बिल्कुल, ये बताइए किसी वैल्यूअर ने भी वहाँ के जोनल ऑफिस, सर्किल ऑफिस बड़े अफसर को लिख के दिया कभी ये चीज? हिम्मत तो कोई करता नहीं ब्लैक एंड व्हाइट लिखने का। हमारी संस्था क्यों लिखती है, हम क्यों नहीं लिखते हैं? बोलते नहीं। यहाँ जहाँ आप बैठे हैं दास्ता वाले प्लेटफॉर्म में, हिम्मत नहीं करता नाम नहीं लिख। मैं तो कह रहा हूँ भरत एसोसिएट, देखिए है ना, फर्जी काम करते हैं। के लिए संस्था की तरफ से सारे उसको लेटर जाना शुरू होगा, तो वो लोग भी थोड़ा सा वो होंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, इसको ना किया जाए। होता ही नहीं है। संस्था में बाहर आदमी का बैठो है नहीं, जो है नहीं करते, नहीं बताते हैं, और वो आदमी काम कर रहा है। अच्छा, बीच में हम लोग ले जाएंगे एप्लीकेशन, साहब बस 1 महीना कर रहे हैं, 3 बार लेके नहीं किए तो जयराम जी की। तो ये बाहर काम कर रहा है। जब उनसे सब पूछा जाएगा कि इस जिले कहेंगे कि ये फला 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 इस जगह के लोग कर रहे हैं, तो उनसे फिर एक सवाल उठेगा ना संस्था की तरफ से कि आजमगढ़ का काम करने के बजाय वैल्यूअर्स के आप इलाहाबाद से क्यों ले रहे हैं, गोरखपुर से क्यों ले रहे हैं? पहले उनको मदद किया ना सुनो भैया, सुनिए मेरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए। जैसे इलाहाबाद में हो रहा है, आप कह रहे हो इतना ही आका कर रहा है, कभी इलाहाबाद अपने हेड ऑफिस को इसके बारे में इंफॉर्मेशन किया? कम से कम अभी मैं कह रहा हूँ, एक उरे में, झांसी में, लखनऊ जाके वैल्यूएशन कर रहा, तो मैंने झांसी वालों से कहा, मैंने कहा कम से हेड ऑफिस से चिट्ठी तो लिखो कि भैया हमारा काम ना कि उनको काम दी जा रही है। जब तक हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो हेड ऑफिस अपने स्तर से कोई लेटर वाइज तो कर नहीं पाएगा। तो इसलिए आप अपना जगह पे जहाँ दिक्कत हो रही है, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अपना सीक्रेट रहेगा, किसी को इन्फॉर्मेशन पास आउट नहीं होगी, तो किसी बेस पे तो ही तो उसको हेड ऑफिस कोई चिट्ठी लिखेगा। तो अपना सेंटर, कोई भी सेंटर हो, अपना सेंटर का चेयरमैन सेक्रेटरी 2 लाइन लिख के दे कि यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं, हम काम नहीं मिल रहा। ये क्यों नहीं हो रही फिर? हाँ जी सर जी बताइए। जो सेंटर में ऐसा दिक्कत हो रही है, वो सेंटर 2 लाइन लिख के तो दें कि हमारा सेंटर में ऐसा दिक्कत हो रही है, बाहर का आदमी यहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा सर, इसको लिख करके भेजा जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? हम सीधे उनका जो हेड ऑफिस और प्रॉब्लम जहाँ सब भेजेंगे कि अब जो हमारा शहर में, हमको किसी का रेफरेंस देंगे नहीं कि हर शहर में जहाँ पे मेंबर अपना है वैल्यूएशन कर रहा है, वहां से बाहर से लोग काम क्यों कर रहे हैं, उसका पीछे क्या वजह है? क्या मैनेजर उनसे कुछ घूस लेता है क्या, या उनको क्या जानकारी है, वो हम पूछेंगे। और जहाँ में उनको जो ड्राफ्ट लेटर करिए वो आपको शेयर भी करेंगे, वो डायरेक्ट हम यहाँ साइन करके वो कंसर्न बैंक ऑफ अधिकारी भेजेंगे, डायरेक्ट ब्रांच को भी और रीजनल ऑफिस को भी, जोनल ऑफिस को, हेड ऑफिस को भी। आप एक चिट्ठी कोई लिखे दीजिए तो 1 हफ्ते अंदर अगर कार्रवाई नहीं देखिए। यही सवाल क्या संस्था नहीं पहले कर सकती? संस्था के पास जानकारी की, संस्था के पास जानकारी कैसे होगी? बताएगा तो उस पर रिएक्ट करे। संस्था के पास जानकारी कैसे, जब बताएगा तो ही तो होगी ना। संस्था को जानकारी कैसे होगी कि वहां पे फलाना आदमी काम कर रहा है? तो संस्था आपका सेंटर ही तो संस्था है। मैं ये थोड़ी नहीं कह रहा हूँ, आप सेल्फी को मैंडेटरी बनाइए, ये प्रॉब्लम 90% सॉल्व हो जाएगी। देखिए, ये लेटर खाली देने से काम नहीं चलेगी। चीज ये है कि अगर संस्था पूछेगी तो वो लिख के देंगे ना कि ये फलाने
एड्रेस ये है, फलाने का एड्रेस ये है, फलाने का एड्रेस ये है, फलाने की एड्रेस, तो उनसे सवाल होगा ना कि भाई आजमगढ़ में प्रयागराज का या क्या कहते हैं लखनऊ का आदमी क्यों काम कर रहा है, सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? तब उन्हीं के सवाल से उन्हीं को जवाब देना चाहिए ना। ऐसे सबसे अलग अलग करेंगे तो कोई नहीं करेगा सर ये सब। हाँ जी विजुअल पे आ जाएगा। हाँ जी बोलिए। मैंने चिट्ठी भेजा आपको आयुवा को हाँ। कि मेरा कुछ रिपोर्ट था वो फीस नहीं मिला अभी तक, उसका उसका क्या स्टेटस हुआ अभी तक? देखिए आपका फीस कहाँ लिया तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए आप। आपने चिट्ठी कर दीजिए। आप चिट्ठी लेटर ड्राफ्ट करके दे दो और जो बैंक को जाना है वो बैंक को साइन करके भेज देंगे। ठीक है, मैं आपको ड्राफ्ट करके दे दूंगा। हाँ, और उनका जो लेटर आपको दिए होंगे वर्क ऑर्डर दिए होंगे उसके साथ, नहीं तो हमें क्या मालूम पड़े कि कौन सा काम आपको दिए क्या क्या नहीं। भाई जो कोई प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी साइन करके देगा कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना। कल को बैंक आएगा हमने इनसे काम कराया ही नहीं। ठीक 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 ठीक। जी आपको कोई तकलीफ होगा तो मेरे साथ बात कीजिए। जी हाँ कोई तकलीफ होगा तो मेरे साथ बात कीजिए। ठीक है जरूर जरूर। थैंक यू। और कोई समस्या किसी को? मतलब स्टेट बैंक में एप्लीकेशन देने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? सर हो रही है। हाँ फिर क्या हुआ? सर पहले तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है जिन लोगों का स्टेट बैंक में पहले से पैनल नहीं है उनसे कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन फॉरवर्ड करा के लाइए, कहीं से रिकमेंड करा के लाइए। जब स्टेट बैंक में वो किसी को जानते ही नहीं है तो ऐसा कोई भी मेरा मेंबर जो स्टेट बैंक में किसी को नहीं जानता कैसे रिकमेंड करा सकता है? एक प्रॉब्लम, इसकी शिकायत मुझसे 2-3 लोग कर चुके हैं सर हमारा तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं है और मुझे वहाँ कहाँ से रिकमेंड करो। नंबर 2 दूसरी प्रॉब्लम क्या है, उसमें लेटर्स मांगे गए कि आप किसी बैंक से लिखाते तो कि आप उनके लिए काम करते हो। जब हमने इम्प्लीमेंट के लेटर लगा दिए तो वही पर्याप्त है। अब कोई बैंक हमको लिख के नहीं देता है तो क्या हम उसमें कब तक तेल लगाते रहेंगे? ये तो गलत बात है ना कि हम उनको लेटर बनवा लें। अगर स्टेट बैंक को दिक्कत है तो वो जाके उस बैंक से पूछ ले कि हम लोग उस बैंक के पैनल में है या नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे हेड ऑफिस है जैसे पीएनबी में एप्लीकेशन वगैरह कई बार आपने लेटर्स लिखे हैं तो इस बात को लेकर लेटर लिखिए। और एक तीसरी बात जो मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग में कहा जा रहा था आईओबी की मेंबरशिप वहाँ पे मान्य है और ऑल इंडिया बैंकर्स एसोसिएशन के लिए नहीं है। तो इसके लिए होना चाहिए, क्या किसी वैल्यूअर के लिए मेंबरशिप होना अनिवार्य है? अगर मान लीजिए किसी भी मेंबर नहीं है तो क्या बैंक में अप्लाई नहीं कर सकते? फिर हमारे लिए 34A क्या माने रखता है? बस ये 3 बातें कहनी। तो मैंने आपसे कहा था कि भैया एक मीटिंग कॉल करा ली जाए। मैं आशुतोष शिवा से परिचय दो, हमारा कानपुर सेंटर चेयरमैन है। मैंने आपसे परसों ही कहा था कि एक मीटिंग कॉल करो, काउंसिल मीटिंग इसको डिसाइड कर लेंगे इसे हम लोग आशुतोष तरफ से क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते। आप अभी तो मीटिंग तक करा नहीं। विचार किया था हाँ साथ में ये भी कहा था कि अभी जाने दो एप्लीकेशन, उसके बाद जैसे सबमिट हो जाएंगी फिर लेटर लिखेंगे। हाँ तो फिर ठीक है, क्योंकि इसमें आशुतोष क्या कर सकते हैं मीटिंग कॉल नहीं करी। हाँ तो मीटिंग होती तो कम से कम काउंसिल में डिसाइड। जो लोग मैं संपर्क में तो उनसे यही कहा कि आप एप्लीकेशन सबमिट कर दो और लेटर बाद में भेजेंगे। हाँ तो ठीक है, जो ठीक समझो करो। 7:30 sir. So, हाँ maybe pardon, I'll be leaving at 7:30. Okay sir. वैसे ये समस्याएं दोनों जायज है सर, और लेटर मैंने इसलिए मीटिंग नहीं करी क्योंकि वो लेटर बाद में भेजने के बाद देखो पीएन एप्लीकेशन वहाँ पहुँच जाता है लेटर भेजे। हाँ चलो एप्लीकेशन पहुँच जाओ उसके बाद फिर मीटिंग कॉल कर क्या होकर देखी जाए। जी इसी वजह से भेजी आपने उस वक्त को सुझाव नहीं दिया था। एक्चुअली देखो पीएनबी का बात था दूसरा कि वो जो अथॉरिटी थे वो हमारा परिचय की थे, इसीलिए कोई ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। वो पर्सनल हमारा उड़ीसा की थे, रस साहब थे उड़ीसा की, तो इसलिए उनसे कह के हुए। तो परिचय अपना पर्सनल परिचय होना जरूरी है। आप बैंक को चिट्ठी लिखो और चिट्ठी कहाँ पड़ी रहेगी उसका कोई मतलब थोड़ी कुछ है। अब क्योंकि पैनल हमको होना है सर, देखिए जैसे आपने कहा ना पर्सनल परिचय होना बहुत जरूरी है,
उसी तरह से किसी भी बंदे को लेटर को रिकमेंड कराना, एप्लीकेशन को रिकमेंड कराने के लिए पर्सनल होना बहुत जरूरी है। अगर वो पर्सनल नहीं है तो वो एप्लीकेशन रिकमेंड नहीं करा सकता। ये प्रॉब्लम, इसका मतलब आप भी समझ रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ पे कहीं पे हमारा पर्सनल व्यक्ति हम किसी को नहीं लगते हैं तब क्या वहाँ पे लेटर नहीं भेजेंगे? भेजना तुमको तब भी है। तो इस तरह की डिमांड जो बैंक वाले करते आ रहे हैं, इस तरह की डिमांड नहीं करनी चाहिए। ये डिमांड केवल स्टेट बैंक की तरफ से है या और कहीं नहीं है? तो इसका विरोध होना चाहिए, जैसे हमारे वहाँ पे कोई पर्चा नहीं है। बस ये कहने का मतलब है। और ये प्रॉब्लम बाकी सेक्टर्स में भी आ रही होगी, कैश के अलावा भी आ रही है। हाँ, वो तो हर जगह आ ही रही होगी। देखिए, ये पॉलिसी मैटर है, तो इसको जिसका कोई दिक्कत हो, मैंने इसलिए चेयरमैन साहब से कभी कहा था, परसों ही बात हुई थी, उनका मीटिंग कल करा जाए, उसमें डिसीजन होगा जिसको दिक्कत है। तो मीटिंग बुलाई नहीं गई है, तो इसलिए इस बारे में हम कुछ तो नहीं कह पाएंगे। और आश्वासन कहाँ कितना इसमें सपोर्ट कर सकता है नहीं कर सकता है, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता पाएंगे। पर ये कि जरूर है कि जो लोग नए हैं उनको एक लेटर ड्राफ्ट करें, और उसी लेटर ड्राफ्ट कर आईवा की तरफ से उनको हेड ऑफिस को चिट्ठी जा सकती है कि जो नया मेंबर है उनको जो परिचय नहीं तो वो कैसे अप्लाई करेंगे। ये तो चिट्ठी जा सकती है, लेकिन वो चिट्ठी जाने से उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगी वो तो फिर बात की बात है, लेकिन लेटर तो ड्राफ्ट होकर जा सकती है। जी, बस यही चाहिए। बाकी इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा तो बात की बात। भाई उसमें बहुत सारी दिक्कत है। पहले क्या ना, जो हम लोगों ने बैंक के थे वो सीधे लिखते थे कि हम इनसे 2 साल 4 साल 10 साल से काम कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने ये लिख दिया कि 100 करोड़ के ऊपर कितना काम किए हो, 50 लाख 100 करोड़ तो कितना काम किए हो, 12 महीने कितना काम हो, 24, मतलब इस पर टेक्निकल इशू तो बहुत हो गए। तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि एक बैंक से कोई काम, ब्रांच से कोई काम करता नहीं, तमाम सारे ब्रांच से काम करता है, तो एक आधे कोई सर्टिफिकेट, इसलिए इस बार बहुत सारे लोगों का बिना बैंक का रेफरेंस पे तो चली जाएगी, उसका होना ना होना बात की बात है। तो उसमें जो है एक हम लोग लेटर दे सकते हैं बैंक अथॉरिटी को कि ये चीजें जो हो रही गलत हो रही है। और कुछ? हाँ जी, बताओ भैया। लेटर हम लोग ले रहे हैं, ये क्या ओरिजिनल लगाना है कि ये फोटोकॉपी लगाएंगे उसकी? हाँ, जो बैंक से लेटर जो लेने हैं ये ओरिजिनल लगेंगे कि फोटोकॉपी? ये हमको नहीं पता अभी भी। नहीं, परसों तो ये लोग कोई गए थे जमा करने गए थे, आनंद पड़ा। हाँ, ओरिजिनल लेटर मांग रहे हैं। नहीं, कल तो कोई लखनऊ हमारे कानपुर से आनंद वगैरह गए थे, जमा किए होंगे। पता नहीं क्या किया इन्होंने। आनंद जी कल जाना था इनको, चंद्रेश जी को, आनंद जी को बता दें। नहीं, एक्चुअली क्या ना, पहले हो रहा था, आनंद गए थे, बोला हम रखेंगे नहीं, फिर हमने एजीएम साहब को फोन किया था, उनका मैसेज भी हुआ था, मैंने कहा भैया हमारा जो मीटिंग तय हुई थी आप रखोगे, अभी मना क्यों कर रहे हो? फिर उन्होंने कहा चलो ओके हम रख लेंगे, ये बातें हुई है। बता रहे थे आईसीपीसी बहुत दिक्कत कर रहा है। अरे कुछ नहीं दिक्कत करेगा, वो तो वही वो कह रहे अपने लेटर हेड पे नहीं लगाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो देखी जाएगी, मंडे को फिर जाएंगे, देखिए क्या हो रहा है। और श्रीवास्तव आप जमा कर दियो? जी जी, नमस्कार सभी को, नमस्कार। छोटी सी समस्या है, आवाज ज्यादा लोगों के माइक एक समस्या ये आ रही है कि जैसे हम लोग जो बिल देते हैं, बिल की बात हो रही थी शुरू में, पेमेंट की बात हो रही थी, तो जो हम लोग बिल देते हैं, जैसे जो लोग जीएसटी रजिस्टर्ड हैं वो जीएसटी ऐड करके बिल देते हैं, और जो रजिस्टर्ड नहीं है वो विदाउट जीएसटी बिल देते हैं, बैंक के नाम से देते हैं। अब मैनेजर का कहना ये है कि साहब आपके बिल ज्यादा आते हैं, बाकी लोगों के कम आते हैं जो जीएसटी के रजिस्टर्ड हैं। तो हम आपसे काम करें, बिल्कुल हम उनसे कराएंगे उनके बिल कम है। तो मेरा कहना ये है कि ये डबल स्टैंडर्ड, यानी कि अगर एक आदमी काम कर रहा है, जा रहा है, तो उसको बदल के पूछने की जरूरत है, और
और जो GST कम बिल देना उससे काम कराएंगे। तो हमको कहीं ना कहीं तो वो डैमेज कर रहा है ना। तो इसके लिए एक डबल इसके लिए लिखना बहुत निकाल दो ना, भाई काम कोई भी करे पूरा सेट है ना पूरा। उसको चाहे वो 2 वैल्यूएशन करे चाहे वो 50 वैल्यूएशन करे। तो इसके लिए एक लेटर जाना चाहिए ऐसे सिस्टम की तरफ से, क्योंकि ये उन लोगों को डैमेज कर रहे हैं जो जीएसटी यानी गवर्नमेंट को जीएसटी भी पे कर रहे हैं और अफेक्टेड हो रहा है। यही मेरा कहना था, इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए और इसके बारे में लेटर भी जाना चाहिए। मैंने तो साफ कहा था साहब आपका बिल ज्यादा है, वो कम दे रहा है तो हम आपसे क्यों काम कराएंगे। तो बात सही भी है भाई, क्यों काम कराएंगे। आज तो मैनेजर बिल पूरा देने को तैयार नहीं होते और ऊपर से जीएसटी उनको लगता है कि जैसे हम अपने घर लेके जा रहे हैं। अभी एक सेंट्रल बैंक को मैंने बिल दिया, उन्होंने जीएसटी नहीं पे किया, बाकी हमारा बिल पे कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि साहब आप जीएसटी को नहीं पे कर रहे हो, तो मैंने कहा नहीं दूसरा जो है वो बिना जीएसटी के बिल दे रहा, मैं आपको क्यों जीएसटी दूं। मैंने कहा आप यही लिख के दे दो हमें, आप यही लिख के दे दो कि साहब हम जीएसटी पे नहीं करेंगे। तो बाद में बड़ी बात हुई, हमने कहा हम ठीक है हम आपको एक चिट्ठी लिखते हैं और एक जीएसटी हम जो है वो जीएसटी डिपार्टमेंट को दे दे रहे हैं। उनके हाथ पैर फूलने लगे, दूसरे दिन उन्होंने अलग से जीएसटी दे दिया। तो कहीं ना कहीं हमें एग्रेसिव होना पड़ता है, तब हम अपने हक के लिए और फीस में कभी कम नहीं देता। अपनी बात में काम नहीं करता ना तो दिक्कत कहाँ पे है सर। नहीं काम रेज कर दिया, अगली बार को बुलाएगा नहीं आपको। नहीं बिल्कुल नहीं बुलाएगा, बिल्कुल नहीं बुलाएगा। और ना बुलाने का एक रीजन और भी आ रहा है ना, क्योंकि वो ऑन डिमांड चाहते हैं कि साहब इतना होना चाहिए वैल्यूएशन तभी हमारा काम होगा, और अगर इतना नहीं हुआ तो क्या फायदा। वो भी एकदम कस्टमर की तरह से बोलता है मैनेजर, यार उसका कोई फायदा नहीं हो, कोई काम ही नहीं उसका होगा तो वो किस बात का पेमेंट करेगा। चले जा रहे हैं साइट पे और वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बैठ के रिपोर्ट बना रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। भाई आपका काम हो या ना हो, इससे आप वैल्यूएशन क्या करते हैं। तो आपको एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं है, अब इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि साहब हम इसको कितना पैसा दे सकते हैं। लेकिन वो पहले ये डिसाइड करके आते हैं कि हमको इतना देना है। अब अगर आप इतना कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी और से करूँ। तो आपको हम वैसे ही वापस कर देते हैं कि भैया ठीक है जाओ, और ज्यादा नहीं, आप 2 साल खाली वेट करिए। ये जितने लोग बढ़ा के वैल्यूएशन दिए हैं इनको साइड फुट पे आना है और इनको अपने की सजा अपने आप मिलनी है। हम लोग तो छोड़ देते हैं, क्योंकि जो सिनेरियो बन रहा है आज ये प्राइवेट बैंक से जो बैंक प्रॉपर्टी पे 8 करोड़ 9 करोड़ वैल्यूएशन ऑलरेडी प्राइवेट बैंक में लगे हुए हैं और वो आते हैं ओवरटेक करने के लिए। आप नहीं करते हो, दूसरा हमारा ही कोई साथी उसको उतना बना के देता है कि साहब आप ओवरटेक करो। जिस दिन वो एनपीए होगी वो उसके आधे रेट में नहीं जानी है, तो क्या स्थितियां बनेंगी। फिर आप भाग जाओगे एसोसिएशन के पास कि साहब हमारी मदद करो। आप एथिक्स को मानते नहीं, आप अपने स्टेटस को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो स्थितियां क्या होंगी। सब कुछ बोलते हुए भी कोई सोच नहीं रहा है, खाली हम एक ही चीज चिल्लाते हैं कि साहब यूनाइट रहो, यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। हम एक दूसरे को बदलने के लिए खड़े हैं पर हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो कहाँ से क्या हो सकता है। तो उनके हाल पे छोड़िए, आप अपने आप को सही रखिए, ये समय उनको सारा जवाब दे। आपकी बात से सहमत नहीं है साहब, आप जो बता रहे हैं आपकी बात लॉजिकल नहीं है। अगर 7 करोड़ की अगर वैल्यूएशन है उनमें 2 वैल्यू लगेंगे और 100% वैल्यूअर गलत नहीं है, 5% गड़बड़ है, 10%। भाई साहब 5% लोगों से ही काम लिया जा रहा है, ये आपको पता है। बुरी बात सुनिए हमारी आप। चलिए ठीक, देखिए पूरी बात से बता। देखिए ये जो आप बता रहे हैं ना, पहली बात तो ये है कि 5 करोड़ के ऊपर है, कहीं 1 करोड़ के ऊपर 2 वैल्यूअर लगता है।
ये जो काम कर रहे हैं, सुन लीजिए, जो काम कर रहे हैं ये लौंडे कर रहे हैं जो पाल दिए हैं हर जिले में, और वो 10 से 15% कमीशन देता है बैंक को। अब तो घर चलेगा तो आप जाएंगे कहने साहब आप आते ही नहीं, आपको आना चाहिए रोज बैंक ब्रांच में, पीएलपी में, यूएलपी में, तब हम काम देंगे। मीठा सबसे बड़ा मीठा ठग बैंक मैनेजर होते हैं, सबसे मीठा ठग, बहुत बड़े बेईमान, काम कराने के बाद पहचानेंगे नहीं, आपका पेमेंट नहीं करेंगे, और जो कमीशन देता है उसी काम देंगे। बता रहे हैं आपको, नहीं कहना चाह रहा हूँ, कौन सुन रहा हो। मैंने तो हमारी भी इस बात से सहमत नहीं है, मैंने तो यही बात कही है। नहीं आप देखिए कीर्ति जी, मैं यही बात कह रहा हूँ, आप ये जो लोग काम कर रहे हैं ये इनको इनके हाल पे छोड़िए। ये जो लोग दौड़ दौड़ के जा रहे हैं लड़के, क्यों छोड़ेंगे आप? दुनिया बात सुने पहले आप, तो आप क्या कर सकते हैं? 3 साल बाद 6 करोड़ की हो जानी उसको, उसका हमने कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कभी लिखित आप आज की जो प्रॉपर्टी है, अगर आप ये सोच के वैल्यूएशन कर रहे हैं कि आज हम बढ़ा के देंगे तो 3 साल बाद ये दुगना हो जाएगा या बढ़ जाएगा तो हम बच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। माइक्रो में तोड़ने वाला आदमी हो, हमारी बात ना करें। अरे मैं आपको नहीं जान रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, उसको समझिए। वो क्या कहते हैं, मैं पूछा क्या आप सब परेशान है, DRT जाती है, वो पैसा तय होता है कितने बिकेगा कितने में जाएगा, आप बाउंड्री के लिए परेशान है, रेट के लिए परेशान है। अरे ले रहा हूँ 2 करोड़ जमीन लिया 3 करोड़ का, अब क्यों परेशान है? ये जवाब है इनका। कीर्ति जी, आपने देखा होगा 67 लोगों की लिस्ट है जो कासन लिस्ट में है, IBA की लिस्ट में है डिफॉल्टर, और हम आप लकी हैं कि हम उस लिस्ट में नहीं हैं, वरना कोई ये नहीं कह सकता कि हम उसमें नहीं आ सकते। लेकिन आप उनसे पूछिए जिनका जो उस लिस्ट में है, जिनका आप समझिए कि कैरियर खराब हो गया, आप थोड़ा सा उस चीज को सोच के देखिए। तो ऐसा मैं ये नहीं कह रहा, मेरे कहने का मतलब है कि ये जो लड़के दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं और ये बढ़ा के जो वैल्यूएशन दे रहे हैं, ये ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 2 साल का समय चाहिए। आप देखिएगा एकदम तूफान आएगा इसमें, इतने अमीर होंगे कि हम आपको क्या बताएं। और किसको भैया और भी किसी को कहना है कुछ, आप बताओ। मनोरंजन साहब, यहाँ 1-2 बैंक हम नहीं कर सकते, कोई बैंक बढ़वा नहीं बनवाता है, सारे बैंक बढ़वा के बनवाते। प्रयागराज की बात नहीं करता, आप लखनऊ में आपको मैं बताऊं कि 2-2 लाख रुपए स्क्वायर फीट जमीन की वैल्यू लगी हुई है। चलो भैया, आप अभी थोड़ी भैया और सुनो, अभी मनोरंजन साहब कुछ कहना है, और 3 लोग लाइन पे कहना है। मनोरंजन साहब भैया आप थोड़ा, हाँ आप अभी मनोरंजन साहब कुछ कहना है। मनोरंजन साहब, हम आप एक ही नाम में सवार हैं और हमें सुरक्षा मिलकर करनी है। भैया आप दोनों थोड़ी रुक जाओ, आगे लाइन, आप दोनों रुक जाओ थोड़ी सी। और जिनको कहना है आइए बताइए। मोहम्मद आसिफ कुछ कहना है। मोहम्मद आसिफ कुछ कहना है। मोहम्मद आसिफ, आपकी बात में काट नहीं रहा है, केवल मैं अपने प्रयागराज में चलो 5-6 बैल में काम करें, 6 में 4 सही है। भैया हम प्रयागराज सुन लिए, अभी बाकी शहर को बताइए और किसी को कुछ कहना है। और 2-3 लोग हाथ उठा रहे हैं। मोहम्मद आसिफ जी सर, गुड इवनिंग। हाँ बताओ, तुम्हें क्या कहना है? सर, इंडियन बैंक में सर मैनेजमेंट के लिए उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मास्टर्स इन वैल्यूएशन मांग रहे हो। सर मास्टर इन वैल्यूएशन तो सर होता नहीं है सर, या फिर वो बोल रहे MBA, तो MBA में 1 मार्च से होता है 15 लाख रुपए उसमें फीस है, या MAT से होता है MBA। तो सर ये मतलब फिर और कहीं तो होता नहीं मास्टर्स इन वैल्यूएशन। तो सर इसमें फिर जैसे कि हम लोगों को जाना हो तो कैसे फिर जा पाएंगे?
चलो इनका जवाब कौन देंगे? अच्छा, यूनियन बैंक के लिए मेरा भी एक बात। शर्मा जी आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? शर्मा जी आप कुछ कहेंगे? हाँ सर, अभी श्रीवास्तव साहब ने बताया था ये कौशल लिस्ट में 67 प्लान मेंबर्स हैं, तो वो लिस्ट कहाँ अवेलेबल है? तो वी कैन आल्सो सी दैट। देखिए ये तो ग्रुप पे एक्चुअली क्या ना बात समझिए शर्मा जी, ये जो लिस्ट है ये लिस्ट तो किसी को दी नहीं जाएगी, लेकिन जो हमारा मेंबर थे तीनों को बता दी गई थी कि उनका नाम लिस्ट में है, और जिनको नहीं बताया गया तो उनका नाम लिस्ट में नहीं है, क्योंकि किसी का इज्जत का सवाल है। तो उसका नाम सिर्फ हमको पता है, उपाध्याय पता है, और किसी को पता भी नहीं है। तो जिनका नाम लिस्ट में थी उनको सबको बता दी गई थी कि आपका नाम लिस्ट में है। वो क्योंकि आईओबी का पुरानी मेंबर थे वो लोग, तो इसलिए आईओबी पे गए थे आप मदद के लिए। हम लोग भी एक टीम बनाई थी मदद देने के लिए, लेकिन अभी वो लोग कुछ आए नहीं। और किसी को कुछ असीफ तुम्हारा पॉइंट हम नोट कर लिए हैं, तो ये बात करके आपको जवाब देंगे। और आशुतोष कुछ कहना है? आशुतोष हाँ, मेरे ख्याल और किसी को कुछ नहीं कहनी है। तो अगर किसी को नहीं कुछ कहनी है तो हम थोड़ी सी समराइज कर रहे हैं आज का मीटिंग से। तो हमारा तो सबसे एक प्रॉब्लम जो बिल पेमेंट की है, तो वो हम बैंक को लिख सकते हैं कि हमारा मेंबर जो है आपका काम करते हैं, उसका बिल पेमेंट नहीं होती प्रॉपर्ली, इसको दी जाए। इसको ऑलरेडी हम लोग लेटर लिख चुके थे, उसको दोबारा रिमाइंड कर देंगे। और जीएसटी वाली बात जो है ये हम बैंक को लिख सकते हैं कि जीएसटी वाली जो आपने श्रीवास्तव भाई ने बताया वो हम लेटर लिखेंगे। और उसके बाद जो दूसरे शहर से आके काम कर रहे हैं, ये बल्कि मैं हर सेंटर से चेयरमैन से भी रिक्वेस्ट किया हूँ कि आपका शहर में अगर ऐसा कुछ हो रही है तो आप हेड ऑफिस को रिपोर्ट करो। आपका जो लेटर है वो सीक्रेट रहेगी, किसी को जानकारी नहीं दी जाएगी। यहाँ से हेड ऑफिस है, उसको बेस पे वो बैंक को लेटर इशू करी जाएगी। तो हम तो अभी भी उम्मीद करेंगे, आपसे अनुरोध करेंगे, अगर आपका शहर में ऐसा कुछ हो रहा हो तो लेके दीजिए। अगर नहीं है तो हम ऐसा ही लेके दे देंगे जनरल में कि अलग से अलग शहर से बाकी काम कर रहे हैं, जो कि गलत है, लेटर हम लेके देंगे। और अच्छा चले स्टेट बैंक का एक इश्यू थी। स्टेट बैंक में जो भी इम्पेयरमेंट हुआ उसमें जो थी जो नए वैल्यूर उनको नहीं हो पा रही है, उसके बारे में भी हम बैंक को लिखेंगे कि ये चीज़ नहीं हो पा रही। लेकिन उसके लिए मैं चाहूँगा जो लोग नए हैं उनको एक टीम बना के कम से कम जो सेंटर में वो रिपोर्ट बताए कि उनका सबमिट हुआ नहीं हुआ। उसके बाद हम लेटर ही लिख सकते हैं, आश्वासन तरफ से हम लेटर लिखेंगे, उसको फॉलो भी करेंगे। बाकी क्या होना ना होना वो तो फिर मतलब उनका एडमिशन जाने, लेकिन लेटर हम जरूर लिखेंगे। बाकी जहाँ तक जो हो रहा है कि आईओबी मेंबरशिप, हमारा आईभा नहीं मानने वाली बात है। आईभा का जो सर्टिफिकेट जा रहा है सब लोग मान रहे हैं, कुछ जगह हो सकता न मान रहे हो। बाकी हम इसको फॉलोअप कर रहे हैं, हो सकता भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी हमारा भी इसमें एक सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन हम लगे वो इसमें, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि हमारा आईभा में हम जो बैंक, क्योंकि एमपी वगैरह हर जगह में सभी डिमांड हो रही है कि मेंबरशिप के लिए, वो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ भी मेरे ख्याल सब लोग एक्सेप्ट ही कर रहे हैं। वो एक आधा बैंक मैनेजर कहीं इधर उधर थोड़ी कोई कुछ कह दिया हो बात हो रहे, लेकिन बाकी ठीक है सभी। तो ये 3-4 पॉइंट जो हम बैंक को जो अथॉरिटी चिट्ठी लिख के और देंगे। और उसके अलावा लेकिन जो हेड ऑफिस देगा, जो जैसे आप हो रहे कि इलाहाबाद में बाहर से लोग काम करें, उसको अगर वहाँ सेंटर से लेटर आए तो उसको थोड़ी वजन बढ़ेगा कि नहीं तो आईभा आंख बंद करके किसी को ऐसा ब्लेम नहीं कर सकता है कि आप वहाँ से काम कर रहे नहीं कर रहे। फिर भी हम ओवरऑल किसी का शहर का नाम न लेते हुए हम एक चिट्ठी उनको लिखेंगे। और हमें चाहेंगे कि जब लिख जाए हफ्ते 10 दिन बाद हम सब चेयरमैन सेक्रेटरी को मीटिंग बुलाएंगे, और जो हम लिखें उसका ड्राफ्ट भी हम उनसे डिसीजन करके फाइनल करके फिर हम आगे भेजेंगे। और कुछ स्टेट बैंक का आपने नहीं बताया। हम स्टेट बैंक का बताया, स्टेट बैंक को चिट्ठी लिखेंगे तो अच्छा रहेगा सर। हाँ, बॉम्बे हेड ऑफिस को लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। हम तो हेड ऑफिस ही लिखेंगे और थोड़ी नीचे लिखेंगे। हाँ, कॉर्पोरेट सेंटर में अगर जाएगा तो कॉर्पोरेट सेंटर में वो काम हो सकता है। हाँ, ये हम लिखेंगे चिट्ठी, तो सीपी से डिपार्टमेंट जाएगा सर।
अरे वो तो हम सभी को चिट्ठी लिखेंगे। सर हाँ वो तो जो नॉन मिनिस्ट्री वालों जी को भी जोड़ लीजिए फीस का मैटर। हाँ नॉन मशीनरी के लिए फीस वाला जो मैटर अरे वो फिर एक्चुअली चिट्ठी तो हमारा गई थी, दोबारा फिर हम उसको दोबारा रिमाइंड करते हैं। उसको सर रिवाइज एक्चुअली क्या ना हमारा एक्चुअली आईबीए से डायरेक्ट बातचीत हो रही है, लेकिन आईबीए थोड़ी सी हमारा बात नहीं मान रहा। वो कह रहा साहब देखिए हम बैंक का भी नहीं मानेंगे, आप सीधे बैंक को या मिनिस्ट्री को या कॉर्पोरेट अफेयर चिट्ठी लिखिए। नहीं तो आईबीए से अगर होता तो आईबीए में हमारा काम अच्छा खासा हो चुका होता, क्योंकि हमारे परिचय का आदमी वहाँ पे है। लेकिन वो उनका कहना है कि हम जो है आईबीए हम बैंक का भी नहीं मानते हैं, बैंक हमारे मेंबर है, जब उनका काउंसिल हमसे कुछ कहेगा तो उन काम करते हैं। तो इसलिए हम लोग चिट्ठी जो अभी तक जो चिट्ठी हम आईबीए को दे रहे थे, हम आईबीए को न देके बाकी कंसर्न डिपार्टमेंट को चिट्ठी भेजेंगे। तो ये जो प्लान मिनिस्टर का फी स्ट्रक्चर वो अच्छा वो मुद्दा था, उसको ना बैंक को भेजा था, आईबीए से बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा था साहब हमको ना भेजा करिए, आप सीधे बैंक को दीजिए। तो हम सीधे बैंक को ही भेजेंगे चिट्ठी। तो इसी महीने ये जितने सारे पेन जो रिमाइंडर है वो सभी आईबीए की वजह से जगह पे हम बाकी बैंकों को भेजेंगे। और कुछ साहब ये जो जीएसटी वाली बात है, कुछ लोग जीएसटी लगा के लेते हैं, कुछ लोग जीएसटी नहीं लेते, तो हम थोड़ा इसमें अपना एक्सपीरियंस बताते हैं आपको। इसमें भी दो कैटेगरी है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन। हाँ एक रेगुलर कैटेगरी है, कंपोजिशन स्कीम भी है। हाँ मेरा पहले रेगुलर कैटेगरी में है, उसमें 18% जीएसटी हम कस्टमर से चार्ज करते हैं जी। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि बैंक की फीस टाइम से नहीं आती, तो कभी कभी फीस ना आने की वजह से हमें 18% तो इसके बाद हमने कंपोजिशन स्कीम दी। कंपोजिशन स्कीम में 6% कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन अपने इनकम से 6% जमा करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बिल हम जब नहीं सकते तो हम जीएसटी लगा भी नहीं सकते एक्स्ट्रा। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मेरा बिल तो विदाउट जीएसटी ही बनेगा उस कंडीशन में। नहीं वो तो 12 लाख का 20 लाख का स्कीम है ना वो। इसमें सर आपके टर्नओवर का भी एक कंडीशन है। 20 लाख का मेरा मेरा 20 लाख आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तो जीएसटी आपको कंपल्सन है, आपको 18% जमा करना। जीएसटी है मेरे पास, लेकिन कंपोजिशन नहीं वो मैं नहीं कह रहा हूँ। जैसे अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तो आप ये 6% वाली स्कीम में नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर 6% से 20 से नीचे है तो इसको बेचारा नोट करो, फिर भी तो डबल स्टैंडर्ड हुआ ना। चेक तो लेकिन जब आपको अपने पास से देना पड़ता है ना, इनकम हुई नहीं और 18% अपने पास से चला गया तो इनकम बढ़ जाती है। तो टीडीएस में जब इनकम टैक्स में स्लैब बढ़ जाता है तो मुझे डबल करना पड़ता है। तो टैक्स सेव करने के लिए 6% है तो 6% में भी क्वार्टर जमा करना पड़ता है। जब क्वार्टरली जमा करना पड़ता है तो ऐसा कोई बिल जो नहीं आने वाला है उसको हम टाइमली कैंसिल कर सकते हैं, तो हमको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। ये तो मेरी इनकम 20 लाख से कम, हमको बिल कैंसिल करने का पूरा मौका मिलता है। 18% में हमको सिर्फ 30 दिन मिलते हैं, तो हमको जमा ही करना पड़ता है। उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, इस वजह से हमने कंपोजिशन स्कीम में रखी है और गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दे रखी है, उसको मैं अवेल कर रहा हूँ। नहीं कंपोजिशन स्कीम में जिनका 12 लाख जिनका 12 फिर भी 18% नहीं ले रहे, वो तो इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है और 20 लाख से कम की टर्नओवर पे है, वो तो इसके लिए जिम्मेदार कतई नहीं हो सकते। तो ये तो सीए से बात करने से मालूम पड़ेगी। अब ये जो स्कीम आप बता रहे हैं इसके बारे में बहुत डिटेल हमें पता नहीं है। ये गलत बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। इस स्कीम को पर बैठे वो क्या करें? 2017 में आई थी स्कीम, जीएसटी 2017 में आया था। 6% सर्विस टैक्स से चला गया जीएसटी में। 6% का नहीं है। आप वैल्यू का नहीं हो सकता। आज तक मुझे कोई भी नोटिस नहीं आया। थोड़ी बात नहीं सर, 5 साल बाद आता है इनकम टैक्स के नोटिस, तुरंत थोड़ी आते हैं। वो 5 साल बाद हमारे पास 5 साल बाद आई है। 17 की नोटिस 9.5 लाख रुपए रिकवरी भेजा है मुझको। मैं बता रहा हूँ, हमने टीडीएस में बहुत सारी पेनल्टी फाइन करी है जी। हाँ पिछले साल 3.5 लाख रुपए जमा करने पड़े, क्योंकि हमने टीडीएस 5 तारीख को जमा ना करके 6 तारीख को जमा किया था।
9.5 और लाख उन्होंने 3 साल की रिकवरी का नोटिस भेज दिया। 9.5 लाख की रिकवरी भेजा हमारे पास, 9.5 लाख की रिकवरी और एक्स पार्टी करके भेज दिया। 70,000 रुपए मैंने जमा किया तब वो केस रीओपन हुआ। आप जीएसटी की बात मुझे कर रहे हैं, हमें 83,000 रुपए जमा जीएसटी की करना बात कर पड़ा। रहा हूँ। जीएसटी और 18% में है ना। नहीं जीएसटी तो 18 में है ही है, पर 2017 में हेलो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम की बात कर रहा हूँ। कौन सी स्कीम? पता नहीं सर, आपके पास कोई अलग स्कीम होगी, हमने तो सुना नहीं है, हमें तो जानकारी नहीं है। नहीं कोई नहीं, इसकी जानकारी लेने का ये स्कीम हमें भी नहीं पता है। जानकारी मिले तो मुझसे भी शेयर करिएगा, हो सकता है मुझे भी पता हो। तो वो मैं वो बता रहा हूँ जो मेरे साथ हो रहा है। अगर कुछ हटके हो तो मुझे बताइएगा। हमारी तो गिरी जी से बात हुई थी इस बारे में, जीएसटी और कोई तरीका ही नहीं था। नहीं तो उसकी जानकारी मैंने लेने की उठाई थी, क्योंकि मैं बार परेशान होता था। मेरी इनकम में 20 लाख नहीं होती थी और हमेशा मुझे टैक्स ज्यादा देना पड़ता था और फीसें आती नहीं थी। नहीं, अगर 20 लाख नहीं आती है तो आप जीएसटी के परिधि में आते ही नहीं है। आते ही नहीं, वही देखते हैं। अब जो 50 लाख से ऊपर बैठे वो क्या 20 लाख नहीं है तो जीएसटी के परिधि में आप आते ही नहीं, आपको जीएसटी कंपल्सन है ही नहीं। है ही नहीं, बिल ही नहीं लगाना। सरकार आदमी जो था और जीएसटी आप जीएसटी से लेते हैं वो आपके इनकम टैक्स में इंक्लूड नहीं होता। जैसा कि अभी आपने चालू किया था जीएसटी नया रजिस्टर में होगा तो हम कंपोजिशन में आएंगे। कंपोजिशन में अब आप बता रहे हैं कंपोजिशन में नहीं आएंगे तो हम और जानकारी अपने सीए से इसकी कलेक्ट कर लेंगे और आप लोग भी अपने अपने माध्यम से कलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं भी इसके बारे में जानकारी लेता हूँ, अगर ये स्कीम मिल जाए तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा। हाँ, मेरी जानकारी के बाद आप लोग हम जीएसटी बिल ही नहीं दे 6% खाली जमा करते हैं उसी में से। आप लोगों को इस फोरम में बताने का, जानकारी शेयर करने का पर्पज यही था कि आप लोग भी इसकी जानकारी अपने स्तर से लें। अगर जैसे आप कर रहे हैं ना तो आपको तो बताया होगा किसी ने ना, इसलिए मुझे बताया, मैं उसका नंबर दे सकता हूँ जिन्होंने बताया। हाँ तो उनसे थोड़ा सा आप और जानकारी लीजिए, हम लोग को शेयर। नहीं भैया, श्रीवास्तव भैया सुनो आशुतोष ये आनंद भी इस स्कीम में, आनंद का भी इस स्कीम में जैसे तुम कह रहे हो, आनंद सिंह भी उसी में देता है। ले लीजिए और जैसे बिल्कुल ये तो बहुत अच्छा है। अगर इस तरह की कोई स्कीम है तो यही मतलब है कि आप लोग जब और अगर कोई ऐसी जानकारी मिले तो मुझे बताइए। बिल्कुल आप एक काम करते हैं ना, अगले बार मीटिंग में एक सीईओ को बुला लेंगे, वो 15-20 मिनट इस बारे में ज्ञान दे देगा। बिल्कुल पड़ेगी तो उन सीईओ को भी बुला लूंगा जिन्होंने हमको ये जानकारी दी। नहीं, हम सीईओ को आगे चीफ गेस्ट बुला लेंगे, 10 मिनट के लिए जीएसटी बारे में चर्चा कर लेंगे और क्या। बिल्कुल तो और कुछ तो है नहीं मेरे ख्याल में। हाँ तो मेरे ख्याल में मीटिंग समाप्त की ओर चले। आज हमारा जनरल सेक्रेटरी साहब है नहीं, तो मैं फिर हमारा जनरल सेक्रेटरी ललित मिश्र से कहूँगा वोट ऑफ थैंक्स देकर हम लोग विदा करें। काफी अच्छी जानकारी आप एक तो बैंकिंग के बारे में हमारे काफी अच्छा दिया उन्होंने। अभी समय वो शायद मीटिंग लीव कर चुके हैं, धन्यवाद सर उनका भी, और आए हुए सभी मेंबर्स का धन्यवाद। और जो जैसा कि हम लोग की डिमांड है कि जीएसटी के बारे में जानकारी हम लोग उपलब्ध हो, अच्छी बात है सर। अगली बार जो है हमको लगता है कि अगली मीटिंग में हम लोग किसी सीए को बुला करके ये जानकारी लेंगे। और क्योंकि कंपोजिशन स्कीम सर है हमने सुनी है, लेकिन अब जानकारी और होनी चाहिए इसके विषय। क्योंकि पहले हमारा सर जीएसटी था पहले 20%, फिर हमने हटा लिया क्योंकि 20 लाख के अंदर जो है मतलब आ रहा था हमारा, तो हमने हटा लिया। देखते हैं सर और जानकारी बढ़ाते हैं। धन्यवाद सर सभी का, मीटिंग में आए हुए सदस्यों का धन्यवाद सर। गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट।